और हमारा भी परिवार होता है सर। हम आपसे जो मांगते हैं वो फ्री का नहीं मांगते। गरीब के लिए भी सारे पॉइंट बने हुए हैं, अमीर के लिए भी पॉइंट बने हुए हैं। हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ कि न्याय महंगा हो गया है। एक अमीर की जब गर्दन फंस जाती है तो फिर वो पैसे का मुंह नहीं देखता। वो कहता वकील साहब मेरे को तो किसी तरीके से निकाल दो बस। कि पुलिस से हमारी बैर कोई नहीं होती। पुलिस को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हो। आपकी कमी को निकालना ही एक अधिवक्ता का मूलभूत काम होता है। बहुत से मैटर होते हैं, पता चला 3-3 दिन थाने में बैठा रखा है। रूल ये है कि 24 घंटे में आपको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है। थाने के अंदर आप किसी को टच नहीं कर सकते, थप्पड़ मारना तो दूर की बात है, आप गाली नहीं दे सकते। 302 में 2 ही सज़ा बनी हुई है, या तो उम्र कैद मिलेगी या तो आपको फांसी होगी। जज साहब एडवोकेट सही होते हैं, कैसे पहचाने कि अच्छा होता थोड़ा टफ सवाल है। जब बेल रिजेक्ट होती है ना सर, परिवार रोता है तो हमारे दिल में भी एक आंसू बहता है। कुछ पुलिस वाले तो ऐसे होते हैं ना जिनको हम लोग भी सैल्यूट करने का दिल करता है, लेकिन मजबूरी होती है, ड्रेस में होता है, सैल्यूट नहीं कर पाते। जिनको मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपने उर्दू की लैंग्वेज में कहूँ तो मैं उनसे मुतासिर हूँ, बहुत इम्प्रेस हूँ। ज्वाइंट सीपी आपके बबलू कुमार जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एशियन न्यूज के खास पॉडकास्ट में स्वागत है। स्वागत आपका इस पॉडकास्ट में इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि तमाम हमें एशियन न्यूज पर आप दर्शकों ने प्रेम दिया है, प्यार दिया है और कई लोगों का मैसेज आया हमारे पास कि एक ऐसा पॉडकास्ट करें जिसमें विधिक जानकारी भी उनको प्राप्त हो सके। तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर लोग जवाब चाहते हैं और बात जब वकीलों की होती है तो कहते हैं वकील फ्री में कोई काम करता नहीं है। तो इसलिए एशियन न्यूज के इस मंच के माध्यम से आज हमने एक अधिवक्ता महोदय को बुलाया है। कई वर्षों से हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, एडवोकेट मोइन खान जी हैं। उनकी तरफ तारुफ करते हैं, कुछ बातचीत करेंगे। तमाम आप लोगों के सवालात थे जो हमें एशियन न्यूज के मैसेज बॉक्स में मिले थे, हमने वो फहरिस्त तैयार की है और इन सवालों का जवाब लेंगे एडवोकेट मोइन खान से। वकील साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर धन्यवाद, आपका धन्यवाद, पूरे चैनल का धन्यवाद। और पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं हमेशा जब भी कहीं पे भी जाता हूँ तो अपने सीनियर हमारे गुरु जो हैं, वो जहाँ कहीं भी हो उनका आशीर्वाद बना रहता है। विवेक कुमार राय साहब हैं, मैं उनको सबसे पहले हाथ जोड़ के जो भी हूँ आज, जो भी हूँ, और मैं समझता हूँ अगर उनका 1% भी बन जाऊँ तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो मैं उनको धन्यवाद, सबसे पहले उनको धन्यवाद देता हूँ। कही जाती है मोइन साहब की गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वरा। तो गुरु से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। और मुझे लगता है कि आपने बहुत शानदार शुरुआत की कि आपने सबसे पहले शुरुआत अपने गुरु को याद करके। सर जो कुछ भी हूँ माँ बाप के बाद मैं उन्हीं को मानता हूँ कि उन्हीं के आशीर्वाद से आज जो कुछ भी हूँ। हमारे फेसबुक पेज पर एक मैसेज आया था, एक अरविंद जी हैं, इन्होंने लिखा है कि अधिवक्ता कोई काम फ्री में नहीं करते हैं। देखिए सर ये बात समझने नहीं नहीं, देखिए सर ये बात समझने वाली है कि अधिवक्ता फ्री की बात नहीं होती है। जैसे बहुत से साथी हैं बुरा मान जाते हैं कि क्या हमें भी कंसल्टेशन देनी होगी, क्या हमें भी फीस देनी होगी। तो देखिए हम अपने आप पूरा जीवन लगा देते हैं कहने के लिए। वो 4 पन्ने होते हैं जो हम एक बेल ड्राफ्ट करते हैं या पटिशन तैयार करते हैं या कोई रिट तैयार करते हैं, तो वो एक कहने को 4 पन्ने होते हैं, लेकिन किसी भी वकील का पूरे जीवन का एक्सपीरियंस उसमें होता है। और हमारा भी परिवार होता है सर। हम आपसे जो मांगते हैं वो फ्री का नहीं मांगते। आप अगर ये समझ लें कि ये संसार जो चल रहा है वो एक दूसरे से चल रहा है, तो इसमें बुरा मानने जैसा कुछ नहीं होता। हमारे समय की ही कीमत होती है सर। तो इस चीज़ को बहुत हमेशा से ये रहा है। बात अगर वकील साहब मान जाएं तो एक जब भी बात होती है तो इस पेशे को लेकर एक बात सोशल मीडिया पर भी लगातार होती है। शायद आपने भी इस बात को सुना हो और वो लाइन होती है कि अमीर को बेल, गरीब को जेल। नहीं, ये कहना गलत होगा कि अमीर को नॉट माय पॉइंट ऑफ नहीं मैं उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि अमीर को बेल, गरीब को जेल, ऐसा नहीं होता है सर। गरीब के लिए भी सारे पॉइंट बने हुए हैं, अमीर के लिए भी पॉइंट बने हुए हैं। हाँ, ये जरूर कह सकता हूँ कि न्याय महंगा हो गया है। इसको अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो न्याय महंगा हो गया है कि एक पैसे वाला जो होता है उसके पास ऑप्शन होते हैं। वो चाहे तो कपिल सिब्बल जी को भी कर सकता है, जेठमलानी जी को भी ऑप्शन होता है, या लखनऊ में बहुत बड़े बड़े एडवोकेट्स है जो उसके पास ऑप्शन होता है। गरीब के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते। इवन गवर्नमेंट है, लीगल एड्स हैं, सारी चीज़ें हैं, उनको एक एडवोकेट
लीगल सेल से भी दिया जाता है। कई बार हम लोग देखते हैं हाई कोर्ट में, आप लोग भी देखते होंगे, क्लिप्स आती होंगी कि कोई एडवोकेट नहीं है तो जैसा भी अरेंज करके जी, देते हैं। लेकिन सर न्याय महंगा है और गरीब के पास ऑप्शन नहीं होता है। गरीब को अधिकार इतना नहीं होता है, वो अपने पॉकेट, जो भी उसकी पॉकेट अलाउ कर रही होती उस हिसाब से करता है। एक अमीर की जब गर्दन फंस जाती है तो फिर वो पैसे का मुंह नहीं देखता है। वो कहता वकील साहब मेरे को तो किसी तरीके से निकाल दो, बस किसी तरीके से निकाल दो, आप पैसे वैसे की तो चिंता नहीं करो, निकाल दो। लेकिन एक गरीब के साथ एक ये भी होता है कि मैं जेल में हूँ, पीछे परिवार को भी चलाना है, किसी तरीके से उनका भी जीवन यापन करना है और एक वकील साहब की फीस भी देनी है। बस इसको इस तरीके से बस कह सकते हैं कि सर न्याय थोड़ा सा महंगा हो गया। तो आप लोग अधिकारियों से क्यों भिड़ जाते हैं हर समय? सर अधिकारियों से हम नहीं भिड़ते हैं, ये सवाल है, नहीं, मैं टॉपिक वाइज आऊंगा उन चीज़ों पे। देखिए ये चीज़ कई बार हम लोग के सामने आई। अच्छा एक चीज़ हम आपसे पूछते हैं, हमारी कभी भी गौर करिएगा किसी आईपीएस से बहस बहुत कम होती है, नोटिस करिएगा। अपर लेवल पे कम होती है, नीचे लेवल पे क्यों होती है? एक चीज़ को सर समझना पड़ेगा और बहुत ठीक से समझना पड़ेगा वगैरह पुलिस वालों को कि हमारी उनसे कोई बैर नहीं होती है, लेकिन हमारा जो प्रोफेशन है वो यही प्रोफेशन है कि उनकी कमी को निकाल के किसी को न्याय दिलाना। ठीक है, कोई भी अगर अभियुक्त है या एक्यूज है तो जाहिर है पहले एफआईआर होगी, हम एफआईआर में कुछ नहीं बोलते हैं। आप चार्जशीट फाइल करते हो, आप पूरी केस डायरी भर दो, हम आपको मतलब आप तो बाध्य नहीं हो। जैसे बहुत सी आप देखेंगे कि ईओडब्ल्यू की, ईडी की चार्जशीट या एनसीबी की चार्जशीट जो आती है 5-5 हज़ार पन्ने की आती है। हम कभी भी आपको ये नहीं कहते हैं कि सर आप 100 पन्ने की चार्जशीट लगाएं, 200 पन्ने की चार्जशीट, आप 1 लाख पन्ने की चार्जशीट लगाएं। हम उन्हीं चार्जशीट्स में से या केस डायरी में से या अरेस्ट मेमो में से या सीजर में से जो कमियां होती हैं आपकी ढूंढ के निकाल के, ये बताइए बेल कैसे हो जाती है? इसी आपके जो आपने विषय का यहाँ पर उल्लेख किया, चार्जशीट, मुझे उस पे डिटेल में आऊंगा। मैं 1 मिनट पूरी बात को यहाँ पे खत्म करना चाह रहा था कि पुलिस से हमारी बैर कोई नहीं होती है। पुलिस को ये चीज समझना पड़ेगा कि हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हो। आपकी कमी को निकालना ही एक अधिवक्ता का मूलभूत काम होता है। जो आप चार्जशीट लगा रहे हो या जो भी चीजें एक पुलिस कर रही है उसमें से कमी निकालते हैं, तभी हम न्याय दिला पाते हैं। अगर हम सारी चीजों को मान लेंगे, जैसे देखिए एक सिक्के का 2 पहलू होता है। पुलिस जिसको 6 कह रही होती है, हम उसको 9 कह रहे होते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे करें। या एक सिक्का है, आप टॉस करोगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, सिक्का खड़ा नहीं रह सकता। ठीक है, अब जिस चीज को वो टेल कह रहे हैं उस चीज को मैं हेड कह रहा हूँ, जिस चीज को वो हेड कह रहे हैं उसको मैं टेल कह रहा हूँ। यही लड़ाई है, यही लड़ाई है। तो ये लड़ाई हम लोग की प्रोफेशनल लड़ाई है, इसको पर्सनल मत करिए। थाने पे हमारा उनसे विवाद क्या होता है भाई? परमवीर सैनी का एक जजमेंट है, एकदम क्लियर जजमेंट कहा गया है कि पूरे थाने पे सीसीटीवी होनी चाहिए, होनी चाहिए, एक एक चीज का रिकॉर्ड होना चाहिए। हम जब जाके अपनी बात को रखते हैं तो उनको बुरा मानने वाली क्या बात है? आपका अगर सीसीटीवी कहीं पे नहीं चल रहा है, ऐसा लगता है कि कई मामलों में कई ऐसे लोग मिलते हैं जो बायस्ड होते हैं। सर बिल्कुल होते हैं, यही तो बात बिगड़ती है। हम लोग तो कहते हैं कि सीसीटीवी आपका जो मतलब काम आपके तर्कों के हिसाब से अगर मान लें कि ये जो पुलिस और अधिवक्ता का विवाद होता है, इसका सिर्फ और सिर्फ कारण बायस्ड होना होता है। सर हम कहते हैं हम रूल से चल रहे हैं, हम संविधान से चल रहे हैं। एक बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक संविधान है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, सीआरपीसी को फॉलो कर रहे हैं, आईपीसी को फॉलो कर रहे हैं, बीएनएस को फॉलो कर रहे हैं। आप उससे बाहर क्यों जा रहे हैं? हम तो सीधे सीधे परमवीर सैनी के जजमेंट को भाई, कई बार थाने पे जो सारे विवाद में कह रहा हूँ थाने के खत्म हो जाएंगे, सिर्फ परमवीर सैनी का जो जजमेंट है उसको फॉलो कर लिया जाए सारी जगह पे। मैं तो इवन कहता हूँ वॉशरूम के बाहर जो डोर है वहां तक कैमरे होने चाहिए कि आप पूरी अपना सीसीटीवी कवरेज रखिए। हम अगर बदतमीजी कर रहे हैं तो वो भी कवर होगा। आप क्या कर रहे हैं थाने के अंदर? आप इस बात को मानते हैं कि कई अधिवक्ता ऐसे भी हैं जो कुछ थोड़ा सा जल्दी आवेशित सर मैं पहली बात तो इस फेवर में ही नहीं रहता हूँ कि कोई अधिवक्ता थाने पे जाए, क्योंकि एक वो बन चुका है। हमारा भी एक सम्मान होता है, हम अपने निजी काम के लिए थाने नहीं जाते सर। हम एक क्लाइंट को डिफेंड करने के लिए जाते हैं, उसको मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे हिस्से का हमें वहाँ सम्मान मिले, हमें चेयर मिले, हमें बातचीत की प्रॉपर जगह मिले। हमसे आप बदतमीजी नहीं करोगे, एक एडवोकेट से आप बदतमीजी नहीं करोगे। आप अगर हमसे उल्टे बात करोगे तो फिर हम भी आपसे उतनी तेजी से बात करने की ताकत रखते हैं। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, प्रतिक्रिया देंगे आप? हम बिल्कुल देंगे सर। हम नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? अगर हम भी बैठ गए
डर गए तो आप यकीन मानो हर दूसरे घर से पुलिस उठा के अरेस्ट कर देगी। हम सिर्फ ये बात कहना चाहते हैं सर कि जो भी करिए आप कानून के दायरे में रह के करिए। मैं बार बार उस बात पे आता हूँ सर कि परमवीर सैनी का जो जजमेंट है आप उस चीज़ को फॉलो कर लो। पूरे सीसीटीवी लगा लीजिए, सारी जगह पे एक सीसीटीवी वो रहना चाहिए। हम गलत कर रहे हैं, आप उठा के हमारे खिलाफ मुकदमा कर दो, लेकिन हम जब आपसे वीडियो मांगते हैं आप क्यों टाइम लगा देते हैं? हम वहाँ पे कोर्ट में 4 बार एप्लीकेशन लगानी पड़ती है सर, महीना टाइम लग जाता है, तब हमें वीडियोस मिलती हैं। क्यों? कुछ तो कमी है सर, बस ये अच्छा, चीज़। आपकी इसी चर्चा से, जिस चीज पर हम चर्चा कर रहे हैं उसी पर महेंद्र जी एक हैं, उन्होंने सवाल पूछा है, क्या पुलिस वाले कभी भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय थाने पर बुला सकते हैं? नहीं बुला सकते सर, बिल्कुल नहीं बुला सकते। महेंद्र जी, ये जो सवाल आपने हमसे पूछा था हमारे इनबॉक्स में कि पुलिस वाले क्या कभी किसी को किसी भी समय थाने पर बुला सकते हैं, उसका जवाब अधिवक्ता महोदय आपको दे रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको इस नहीं, जवाब मैं से इसको संतोष थोड़ा मिलेगा। जी, डिटेल्ड में भी बिल्कुल, बताना चाहूँगा कि देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि पुलिस सर्वे सर्वा नहीं होती है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। मैं किसी चीज़ को हवा नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी चीज़ को वो नहीं कर रहा हूँ। पुलिस बुला रही है तो उसका इंटेंशन पहले पता होना चाहिए। आप पुलिस फ़ोन करे, बुला रही है, आप पहले आप उससे डेजिग्नेशन पूछें, उनका नाम पूछें, क्या मैटर है, क्या चीज़ है, और बहुत है आप उससे कहिए कि आप मुझे नोटिस भेज दीजिए। नोटिस भेज दिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, क्या मैटर है, किस मैटर में मुझे बुलाया। अगर पुलिस कुछ भी बताने से इनकार कर रही है, आप बिल्कुल मत जाइए। देखिए, सीधी सी बात है, अगर आपने कोई बड़ा क्राइम कर रखा है, ये संवैधानिक अधिकार है कि जब पुलिस आपको बुलाए तो आपको एग्जैक्ट रीजन बताना चाहिए। आपको प्रॉपर रीजन, आपको नोटिस देना चाहिए। अगर आप इच्छुक हैं तो आपको वो नोटिस व्हाट्सएप पे दे दें। अधिवक्ता महोदय, टाइमिंग का भी कुछ होता है कि इस टाइम से इस टाइम तक ही बुला सकते हैं? देखिए, जो वर्किंग आवर्स है, टू बी वेरी ऑन, मेरा मानना है कि 10 से 5 के बीच में बुलाए। रात में किसी को बुलाने का कोई औचित्य नहीं है, बहुत टाइम है। अक्सर कई ऐसे मामले आते हैं कि रात में बुला लिया फिर हवालात में डाल दिया। देखिए, बस वही बात आ गई ना, फिर वही परमवीर सैनी जी के परमवीर सैनी जजमेंट में मैं आऊँगा कि सारी चीज़ें सीसीटीवी से हैं। पुलिस अरेस्ट करती नहीं है। बहुत से मैटर होते हैं, पता चला 3-3 दिन थाने में बैठा रखा है। रूल ये है कि 24 घंटे में आपको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है। अच्छा, आपने एक फिल्म देखी होगी वकील साहब, संभवतः नाना पाटेकर की फिल्म है, माफ कीजिएगा मुझे फिल्म का नाम नहीं याद आ रहा है। उसमें एक इंस्पेक्टर के रूप में वो होते हैं, ठीक है। एक पत्रकार महोदय होते हैं, उनका बैग चोरी हो जाता है और वो पत्रकार महोदय पहले उन्हीं दरोगा इंस्पेक्टर के खिलाफ खूब उल्टा सीधा अखबार में लिख रहे होते हैं। उन्हीं का एक दिन बैग चोरी हो जाता है, तो वो शिकायत करने जब जाते हैं तो इत्तेफाक से वो उस इंस्पेक्टर को पहचान नहीं रहते जो नाना पाटेकर थे। तो शायद संभवतः इंस्पेक्टर लोहार ठीक है, ठीक, हाँ, मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया। तो वो सीन में क्या होता है कि एक आदमी को पहले बुलाते हैं इंस्पेक्टर साहब, उससे कहते हैं कि बिरयानी खाएगा, मना करता है, फिर बिरयानी खाता है, फिर उसको कोक भी पिलाते हैं, फिर कहते हैं सामने वाले जो साहब हैं, बहुत बड़े साहब हैं, बड़े बड़े अखबार में लिखते हैं, इनका एक बैग चोरी हुआ है, इनको वापस कर दे। वो पहले 2 बार मना करता है, साहब मेरे पास नहीं, पर तीसरी बार वो जब खींच के एक तमाचा मारता है, बस वो तुरंत कबूल करता है कि हाँ, और उसको बैग पत्रकार का मिल जाता है। तब वहां पर नाना पाटेकर, अभिनीत इस फिल्म में नाना पाटेकर डायलॉग मारते हैं कि देखा आपने, हमने पहले बिरयानी खिलाई, कोल्ड ड्रिंक पिलाई, इन्होंने जवाब नहीं दिया। जैसे एक कान के नीचे पड़ा जवाब। हर किसी को अगर ऐसे बिरयानी खिलाने लगेंगे तो हम तनख्वाह। इस फिल्म को, इस नैरेट को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, किसी भी फिल्म को सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है ना, उसमें सारी चीज़ें लिखी रहती हैं कि पूरी फिल्म काल्पनिक है। नहीं, तो मैं उस पे आ रहा हूँ। देखिए, ऐसा है ना कि वो सिर्फ फिल्म है। मेरा विषय ये है वकील साहब, कभी कभी पुलिस को जो उनको पावर दिया गया है आईपीसी, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि हल्का बल प्रयोग कर सकते हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ, हल्का बल प्रयोग नहीं कर सकते सर। आप किसी को टच नहीं कर सकते। अच्छा, थाने के अंदर आप किसी को टच नहीं कर सकते। थप्पड़ मारना तो दूर की बात है, आप गाली नहीं दे सकते। मतलब पिक्चर में पूरा गलत दिखाएंगे? पूरा गलत दिखाएगी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अनलॉफुली डिटेन कर रखा है किसी को और आपने एक थप्पड़ मार दिया या आपने रात भर किसी को हवालात में डाल दिया, मैं एज एन एडवोकेट कह रहा हूँ ये चीज़ कि पूरा थाना सस्पेंड हो जाएगा। रूल यहाँ तक कहता है। नहीं, देखिए सर, वो काल्पनिक है। मैंने इसीलिए पहले कहा कि वो काल्पनिक है। ठीक है, होता है, सारी चीज़ें होती हैं। रिमांड भी, अभी रिमांड पे भी हम लोग आएंगे। और अगर पॉडकास्ट इस तरीके से करने चलें तो सर 4-5 घंटे कम पड़ जाएंगे, पूरे ही नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हम अपने तमाम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि जो हमारे पास सवाल हमारे मैसेंजर के माध्यम से पूछे गए हैं, और अगर आपके और भी सवाल होंगे तो ऐसे ही आप अपने सवाल देंगे तो उन पर भी हम संबंधित अधिवक्ता से
जैसे अभी आप क्राइम के एडवोकेट हैं, उनसे हमने बात की है, फिर हम सिविल पर भी आएंगे, तमाम अन्य विषय हैं उन पर भी हम अन्य अधिवक्ताओं से बात करेंगे। तो जी आप देखिए सर, आप किसी को अनलॉफुली डिटेन नहीं कर सकते हैं, आप हिंसा नहीं कर सकते हैं। आपको जो पावर दी गई है वो न्यूनतम भी जो कहा गया है वो तब कहा गया है जब कहीं पे बहुत मैसिव एक भीड़ इकट्ठा हो जाए, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो वहाँ पे न्यूनतम। आप किसी एक पर्सन की अगर बात करें तो आप टच भी नहीं कर सकते। इवन ये तो एक नॉर्मली बातचीत की बात हो रही है, जब आपको रिमांड भी इशू होती है 7 दिन, 4 दिन, 14 दिन, क्यों हर दिन में मेडिकल के लिए कहा जाता है कि मेडिकल कराना है, आप किसी को टच नहीं कर सकते। जितनी चीज़ें होंगी वो सीसीटीवी कैमरे में होंगी सारी चीज़ें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, एक आम नागरिक डरता है सर। अगर इन चीज़ों पे हिम्मत जुटा ले आदमी, पूरा पूरा थाना सस्पेंड हो जाए और किसी के ऊपर भी हाथ उठाना और ये गाली देने का चलन खत्म हो जाए। होता है, अनफॉर्चुनेटली आज भी होता है। हम तो कहते हैं हमारे हाथ बंधे हुए हैं, क्लाइंट आते हैं बताते हैं सर रात भर मारा गया, ऐसी जगह पे उनको डिटेन कर देते हैं उठा के कि मच्छर काटते हैं। वो भी एक तरीके की प्रताड़ित करना ही तो हुआ। देखिए, आप हमारे मौलिक अधिकार से नहीं छेड़छाड़ कर सकते। एक बंदा जिससे कोई क्राइम हुआ है कि नहीं हुआ है ये तो आफ्टर द ट्रायल डिसाइड होगा। अभी तो एक अरेस्ट पर्सन के भी कुछ मौलिक अधिकार होते हैं। डीके बासु का जजमेंट है, आप उसको देख लीजिए। तो हमारे मौलिक अधिकारों से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। पुलिस हो, XYZ कोई भी हो, कोई एजेंसी हो, सारी चीज़ें ठीक है, एक प्रोसीडिंग से हम चलेंगे, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन आप हिंसा नहीं कर सकते, आप किसी को मार नहीं सकते, किसी को गाली नहीं दे सकते। हर आदमी का एक सम्मान होता है सर। एक रोड पे चलता हुआ गरीब से गरीब आदमी जो 200 रुपये भी कमाता है ना, उसका भी एक अपना सम्मान होता है। आप किसी का सम्मान से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये एक सिचुएशन दूं आपको, क्योंकि अधिवक्ताओं से जुड़ा मामला है तो हमें लगता है कि वो सिचुएशन अधिवक्ताओं के सामने आती है। उस समय आपकी इनर कंसाइन क्या बोलती है? सिचुएशन है 3 ईयर की एक लड़की का रेप स्कूल में 5 होता है। हाँ ठीक है, ये दिल्ली का केस है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, दिल्ली का केस है। 5 दिन में उसकी बेल हो गई, कैसे? क्या ऐसा केस वकील को लड़ना चाहिए? आपकी अंतरात्मा क्या कहती है? सर, हमारी अंतरात्मा की बात नहीं होती है, ठीक है, कुछ जगह पे हमारा भी ज़मीर गवाह है। इस केस की शायद मैं बात करूं मैं, लेकिन हम ये डिसाइड करने वाले नहीं होते हैं कि वो सही है कि गलत है। हमारा प्रोफेशनल नॉट दैट कि हाँ, आप उसको, हाँ, मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि उस समय जब ये केस आपका आता है, ऐसे केस जब आपके पास मैं आते हैं, तब पहला first सवाल तो सर ये करता हूँ कि देखिए 5 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची थी, 5 साल की बच्ची थी, 3 साल की बच्ची के साथ शाम, जितना मुझे याद है कि वो वॉशरूम में नीचे जाती है और कोई मुझे पता है वो पूरा मुझे पता है, खैर उसको ये पॉक्सो में आ गया केस, ठीक है। इतना सेंसिटिव केस है, सारी चीज़ें इतनी सेंसिटिव है, पुलिस ने कहाँ पे लूप होल कर दिया कि उसको बेल मिल गई 5 दिन में। जबकि आप 5 दिन में कोई भी पॉक्सो केस में आप बता दीजिए कि 5 दिन में हो जाती है, तो मैं तो कमी देता हूँ पुलिस वालों की। ये बड़ी बात आपने कह दी कि पुलिस की, भाई मैंने तो शुरुआत में ही से करी ना कि पुलिस ने कमी नहीं करी होती तो वो एक्यूज निकल ही नहीं पाता 5 दिन में। या तो उसका गलत नाम लिया गया, 3 साल की बच्ची को समझ नहीं आया, या जो भी XYZ रीजन रहा हो, मैं फेवर में अभी भी नहीं हूँ। जिसने भी ये काम किया है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और मेरा बस चले तो मैं तो उसको बीच चौराहे पे लटका दूं, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। चलिए वकील साहब, अब इसी पर आते हैं, चार्जशीट का क्या खेल होता है? चार्जशीट का ही सारा खेल है सर। चार्जशीट ही आपके भविष्य को डिसाइड करती है। मैं तो पुलिस वालों से कहता हूँ कि कोई एक्यूज है तो आप एकदम अच्छे से अच्छी चार्जशीट तैयार करिए, कोई हड़बड़ी नहीं करिए। आपको 10 साल की सजा है, 10 साल तक के जो सजा के प्रावधान है उसमें 60 दिन का टाइम मिलता है, 10 साल से ज़्यादा के 90 दिन का टाइम मिलता है सर। आप ईमानदारी से पूरी चार्जशीट बनाइए, एक एक चीज़ उसमें डालिए। वकील को आप मौका ही मत दो कि वकील कमी निकाल पाए, आप मौका ही मत दो। अगर कोई वाकई किसी ने वो करा है, देखिए मैं डिसाइड करने वाला नहीं होता, मेरा तो प्रोफेशनल कंडक्ट हो जाएगा कि अगर मैं किसी को डिसाइड करने चलूँ कि सही कि गलत है। मेरे पास तो कोई केस आ गया, अब वो गलत है कि सही है मुझे पता नहीं, वो सही है मेरी निगाह से तो सही है। मेरे सामने अगर कोई आगे बैठा है तो वो फिर वो सही है। मुझे इस तरीके से लेके चलना है कि मैं डिफेंस का लॉयर हूँ, वो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन का बर्डन होता है सब कुछ साबित करना। पुलिस का मतलब मैं प्रोफेशनली बोल गया, वो प्रोसिक्यूशन मतलब पुलिस, पुलिस पे बर्डन है प्रूफ करने का कि सामने वाला गलत है कि सही है। मेरे पास है, मैं डिफेंस लॉयर हूँ, मेरा प्रोफेशनल ये कहता है कि वो सही है, मैं उसी चीज़ को लेके, जो पुलिस जिसको, मैं फिर वही कह रहा हूँ, पुलिस जिसको छेड़ेगी मैं उसको नोकूंगा। इसी चीज़ को लेके हमारी खींचातानी चलती रहेगी। लेकिन चार्जशीट शुरू से आखिरी तक जो बात होती है ट्रायल में, वो चार्जशीट की होती है। क्रॉस होगा, चीफ होगा, सारी चीज़ें होंगी,
जितने टाइम तक भी ट्रायल चलेगा। लेकिन देखिए, आपकी चार्जशीट सही है, आप चार्जशीट में कॉन्फिडेंस है, सबसे पहले मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा, ठीक है। केस चलना है कि नहीं चलना, सबसे पहले तो वही डिसाइड होगा। फिर हम लोग जो करते हैं कि भाई उसके ये डिसाइड करते हैं कि भाई हमें यहीं से बाइज्जत बरी कर दिया जाए कि ट्रायल चलाना है, ठीक है। आपकी चार्जशीट में अगर दम होगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम फिर कह रहे हैं हमारे हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन आप कमी कर देते हो। 302 के केसेस में कितनी फाइलें पड़ी हुई है सर, कमी निकाल के बेल करा लेते हैं, कैसे करा लेते हैं एडवोकेट? एक सवाल है, आपने 302 धारा का उल्लेख किया है। मोहित शुक्ला हैं हरदोई के रहने वाले, सॉरी मोहित मिश्रा। 302 के केस में 3 साल की सजा और 304 में 7 साल की सजा, जबकि 302 ज्यादा स्ट्रॉन्ग। 300 फिर से सर कहिएगा। 302 के केस में 3 साल की सजा और 304 में 7 साल की सजा। ये फाइनल जजमेंट आया, जबकि 302 ज्यादा स्ट्रॉन्ग धारा मानी जाती है। ये एक धारणा है जो ऊपर ऊपर से देखा जाता है। अक्सर मैंने वो न्यूज़पेपर में भी देखा कि पूरा जजमेंट ना पढ़ के हड़बड़ी में छप जाता है। ऐसा नहीं होता है सर। 302 में 2 ही सज़ा बनी हुई है, या तो उम्र कैद मिलेगी या तो आपको फांसी होगी, कोई बीच बीच का रास्ता नहीं है। ये देखिए, आपने किसी की जान ली है, या तो आप सही हो या तो आप गलत हो। 302 में ये हो ही नहीं सकता कि 3 साल या 2 साल की सज़ा। होता क्या है सर, सबूत के अभाव में, फिर मैं वही कह रहा हूँ, चार्जशीट की कमी, कोई कमी की वजह से आप 302 में बरी हो गए, लेकिन उसके अंदर और भी कुछ धाराएं लगी हैं। हो सकता हो उसको थप्पड़ मारा हो सकता हो उसको गाली दी हो, कुछ खींचातानी हुई हो, उसमें आपको 2 या 3 साल की सज़ा हुई है, आप 302 में बरी हो गए। आप जो चार्ज बुक हुआ है शुरू में, जो एफआईआर में आए हैं, आपकी अरेस्टिंग हुई है, वो 302 की हुई है, बट एट लास्ट जो आप वहां से बरी हो गए, लेकिन किसी ना किसी चीज़ में आपको सज़ा हो गई। 302 के केस में ऐसा हो ही नहीं सकता। 302 में आइदर लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर फांसी, उसके अलावा कुछ भी नहीं है सर। ये नहीं होगा कि देखिए, न्याय आधा नहीं मिलेगा, न्याय जब भी मिलेगा पूरा मिलेगा, और जो सज़ा का प्रावधान है तो वो पूरा मिलेगा। वकील साहब, यहाँ पर एक विषय और भी है। एक कोई झूठी घटना होती है, उसकी जो तहरीर लिखी जाती है वो बहुत स्ट्रांग बनती है। बिल्कुल सर। लेकिन एक जो वास्तविक घटना होती है, उसकी जो तहरीर लिखी जाती है, उसमें उतनी धाराएं ही नहीं आ पाती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि कई घटना ऐसी जैसे कि सिर पे चोट लगना है, एक सिर पे किसी को हिट किया गया, तो अगर धारदार हथियार से हिट किया गया तो वो दूसरी धारा है। बिल्कुल। किसी अन्य वस्तु से, ये गोल्ड रॉड या इससे मारा गया, फिर उसमें भी कई क्लॉज हैं कि ये देखा जाए कि जान से मारने की नियत थी या क्या था। ये क्यों होता है? देखिए सर, यही तो एडवोकेट की, मतलब आदमी समझता ही नहीं इस चीज़ को। एडवोकेट का काम डे 1 से स्टार्ट हो जाता है। होता क्या है, एक धारणा बनी हुई है कि नहीं, पहले एफआईआर हो जाए, चार्जशीट लग जाए, जब बेल का टाइम आएगा तब हम एक डिफेंस में लॉयर खड़ा करेंगे, एक प्रोसिक्यूशन में लॉयर खड़ा करेंगे। अब मैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से एक एडवोकेट की बात कर रहा हूँ, उसका भी रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ही कह रहा हूँ कि आप जा रहे हो, आपके ऊपर 4 लोगों ने अटैक कर दिया, आपका सर फूट गया, गन शॉट इंजरी हो गई। पत्रकार ही मिलता है सबको, पुलिस से लेकर अधिवक्ताओं तक। नहीं पत्रकार ही मिलते हैं, नहीं। पत्रकार कोई- अच्छा, मैं एक्स नाम दे दे ठीक है, रहा let's हूँ, continue. ठीक है। Let's तो continue. अब आपने क्या करा कि नहीं, अभी तो एडवोकेट की जरूरत नहीं है, आपने एक नॉर्मल एफआईआर तैयार करी, आपने थाने में दी है, उसकी एफआईआर लॉज, मतलब आपने एक एप्लीकेशन तैयार करी, थाने में दी, एक वो लॉज हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता सर। आप जैसे ही आपके साथ कुछ भी गलत होता है ना, आप एक एडवोकेट, कोई ना कोई एडवोकेट आपके संपर्क में होगा जरूर। रात का 2 बज रहा हो, दिन का 2 बज रहा हो, एडवोकेट्स की कोई टाइमिंग नहीं होती है, 24 आवर्स का एडवोकेट होता है। आप फ़ोन करो, उससे डिस्कस करो, एक एप्लीकेशन तैयार करो, कोशिश करो कि आप उसको साथ में लेके थाने पे जाएं। अगर वो नहीं भी जाते हैं तो एक एप्लीकेशन तैयार करें, आप एफआईआर करें। आप देखिए, वो एक नॉर्मल एफआईआर जो आपने लिखी और एक एडवोकेट की एफआईआर में कितना फर्क आ जाता है। हम लोगों का जो पॉडकास्ट हो रहा है, ये पॉडकास्ट अपने आप कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है। ठीक है। आपने कहा कि किसी भी वकील को पकड़ लीजिए। अमर सिंह का सवाल है, क्या सब एडवोकेट सही होते हैं? कैसे पहचाने कि अच्छा वकील कौन है? थोड़ा टफ सवाल है, नहीं, लेकिन तो जवाब देखिए एडवोकेट कोई बुरा नहीं होता है। अब मैं मतलब ये कहूँ कि हमारे आगे विद्वान भी लगता है कि सारी एडवोकेट्स विद्वान होता है, लेकिन फिर भी बहुत इजी टेक्निक में बता रहा हूँ जहाँ से आप पता कर सकते हैं कि एक अच्छा एडवोकेट कौन सा है। हमें जो केस, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी के भी चैम्बर जाइए, रैंडम किसी के भी चैम्बर जाइए, और मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू सॉरी भी कहना चाह रहा हूँ अगर किसी को बुरा लगता है, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन है जो मैं कहना चाहता हूँ। आप किसी भी चैम्बर में जाइए और आपका कोई केस है, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपका नाम नहीं लूँगा, एक्स कोई भी एक्स है जिसके ऊपर कोई ईडी का केस हो गया, उसकी पूरी जांच चल रही है, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप जिस चैम्बर में जा रहे हो, क्योंकि हर आदमी कहेगा मैं स्पेशलिस्ट हूँ,
कोई भी भाई MS लीगल एसोसिएट से हम लोग हैं, हम भी कहेंगे, सारा शहर कहता है कि मैं बेस्ट हूँ, मतलब सब मैं बेस्ट इन द सेंस कि सारे एडवोकेट कहते हैं मैं बेस्ट हूँ। कैसे चेक करेंगे आपकी कौन सा है? आप उस चैम्बर में जाएं, नॉर्मली अपनी बात को रखें और उसके बाद उससे कहें कि सर इस केस से रिलेटेड जो भी केसेस आपने करे हैं मैं उसकी फाइल एक बार देखना चाहता हूँ। अगर वहाँ पे कंफर्टेबली आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाता है और जिस केस के लिए आप जा रहे हैं उस केस के लिए आपके जो एडवोकेट हैं एटलीस्ट 10 केस अगर कर चुके हैं तो आप समझ लें कि आप सही जगह पे हैं। अदरवाइज आप थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं। एडवोकेट कोई बुरा नहीं होता, देखिए शुरू से हम लोग भी हैं कहीं ना कहीं, जैसे विवेक कुमार राय साहब की बात करी, उनसे सीख के आज जहाँ भी बैठे हुए हैं उनसे सीख के बैठे हुए हैं। तो हर एडवोकेट कहीं से सीख कर आता है। अब हमारे राय साहब के पास जब हम पहुंचे थे तो उनके पास फाइलें, मतलब मैं तो देख के उस टाइम परेशान हो गया था यार, इतनी फाइलें कोई कैसे अरेंज कर सकता है। आज मालिक की दुआ से फाइलें हम लोग के पास भी ये करते हैं। करते 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 प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। हमारा प्रोफेशन ये कहता है कि हम किताब से ज़्यादा हम फील्ड पे सीखते हैं, हम कोर्ट में सीखते हैं, बेल कराने से भी सीखते हैं, बेल रिजेक्ट होने से भी हम सीखते हैं। रिजेक्ट भी होती है ना तो उसके ऑर्डर को पढ़ते हैं कहाँ कमी रह गई, क्यों? क्योंकि हमें हाई कोर्ट जाना है, फ्रेश हाँ, वो ग्राउंड्स लेके कहावत भी जाना है है। आप लोगों के लिए कि कबीरा है संसार में सबसे सुखी वकील। नहीं सर, जीत गए तो बहुत जीत गए हो नहीं ना हाई नहीं कोर्ट में सर, अपील। बहुत बहुत टफ लाइफ है, यकीन करें बहुत टफ लाइफ है। निश्चित बात है। अधिवक्ताओं को एक हम लोग को भी जब किसी मामले में अधिवक्ताओं की राय लेने जाना होता है, अभी रिसेंटली हम लोग भी एक मामले को लेकर अधिवक्ताओं की राय लेने गए, जिस भीषण गर्मी में 40-45 डिग्री तापमान में हम लोग एसी में बैठते हैं, उस समय वो अधिवक्ता महोदय, और मैं प्रशंसा करूंगा कि भारत की न्यायिक व्यवस्था के उन तमाम अधिवक्ताओं की जो उसी तखत और झोपड़ी के सहारे बैठते हैं। सर ये बड़ी बात है कि उस टेम्परेचर में जिस तरीके से वो बैठते हैं। उसके निश्चित बाद बात है भी कि हर समाज में कुछ अच्छे कुछ बुरे लोग होते हैं, हर उसमें, लेकिन यह अपने आप में एक तपस्या है। देखिए अच्छे बुरे की बात नहीं होती सर, यहाँ जो काम करने वाले वाकई एडवोकेट हैं, सब नहीं, जो वाकई काम करने वाले हैं हमें भी तकलीफ होती है सर, यकीन मानिए सर। मतलब धार्मिक प्रवृत्ति से भी मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं एडवोकेट सिद्धांत, साथ में हम लोग मोस्टली हम लोग साथ में ही सारा काम करते हैं। तो होता क्या है कि जब कोई अच्छी बेल लगी होती है या लगता है कि नहीं यार ये बंदा गलत फंस गया है या इसको निकालना है, तो 6 बजे के आसपास एक दूसरे को ऑनलाइन हम लोग देखते हैं, 6 बजे 5 बजे, क्योंकि मैं ऐसे नमाज पढ़ने उठूंगी नहीं उठूँ, लेकिन उस दिन स्पेशली उठता ज़रूर हूँ कि यार मतलब भगवान के सामने या खुदा के सामने हम रिक्वेस्ट ज़रूर करते हैं कि मेरी बात का मान रख लें, एटलीस्ट आज रख लें। क्योंकि एक एडवोकेट को सब पता होता है, हमारे पास फाइल होती है, हमें सब पता होता है, वो भी भगवान के आगे हाथ जोड़ के आते हैं। हम लोग भी जब बेल रिजेक्ट होती है ना सर, परिवार होता है तो हमारे दिल में भी एक आंसू बहता है। हम भी एक इंसान होते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे पास जो फाइल आ रही है हम किसी न किसी तरीके से उसको निकाल दें। हम इसीलिए कठोर होते हैं। आदमी कहता है यार हर जगह लड़ जाते हो, बढ़ जाते हो, तुम लोग किसी का सम्मान नहीं करते हो, चौराहे पे वो इधर उधर करते हो। हमारे सर पे टेंशन बहुत होती है सर। आप तो फाइल दे के चले जाते हो, और आप जैसे 10 फाइलें रखी हुई हैं फॉर एग्जाम्पल, आज तो चलिए छुट्टी है, पॉडकास्ट में भी आए तब भी फाइल आप लिखता है। मैं कह रहा हूँ हमारी छुट्टियां चल रही हैं फिर भी हम बिजी हैं। नॉर्मल दिनों में जैसे फॉर एग्जांपल 10 केस आज के लगे, अब इसको निपटा के शाम को जाना है, अब कल की तैयारी भी करनी है सर। हम डायबिटीज के हैं, हम हाई बीपी के हैं, हमें कोई बीमारी है, उससे कोई मतलब नहीं है सर। कल केस लगा है तो हमें उसकी तैयारी करनी ही करनी है। अब उसी बीच में अगर किसी ने हमको डिस्टर्ब कर दिया, आप समझो उसी बीच में थोड़ा सा कहते नहीं किसी ने छेड़ दिया, तो वो सारा फ्रस्ट्रेशन उधर निकल जाता है। सर आप सोचो कि मालिक न करे किसी के ऊपर एक केस होता है, एक नोटिस आती है, उसके दिमाग से आप पूछो जाके कितना प्रेशर होता है, वो 3 दिन सोता नहीं है। लेकिन जब वो फाइल हमें दे देता है ना तो अपनी सारी टेंशन हमें दे के चला जाता है। और एक ही फाइल नहीं होती, ऐसी 10 फाइलें निपटानी रहती। तो काम करने वाले वकील के आगे बहुत प्रेशर होता है, उसके वक्त की इसीलिए कहते हैं कीमत होती है। अब चैम्बर में पूरे भाई हम लोग कंसल्टेंसी फीस लेने का हम लोग का एक मकसद होता है, 11,000 5,000 1100 XYZ जो भी किसी की फीस होती है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। कंसल्टेंसी फीस लेने का सिर्फ इतना सा मकसद होता है कि बेफिजूल कोई आके टाइम ना खराब करे। हमें हमारा काम चैम्बर में हम बैठे हैं तो सर मैं देखिए सर अगर कोई 11,000 देगा तो आधा घंटा मतलब की बात करेगा, अगर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, एज अ चैरिटी कर दिया ना, तो वो पूरा टाइम चैम्बर का हमारा यूं ही खा जाएगा। फिर हम काम कब करेंगे, अगले दिन का काम कब करेंगे। सारी चीज़ों का एक दूसरे से सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं। अगर पर्सनली आपके बारे में मैं पूछूं तो क्यों आखिर आपने क्राइम के फील्ड को ही चुना? देखिए बेसिकली ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता है, और जब हम LLB कर रहे होते हैं तो ऐसा चीज़ नहीं कहा जाता है कि आपको इसमें जाना है इसमें जाना है, ये अपने इंटरेस्ट पे होता है। हमने मतलब एक कहते नहीं है कि जो जुनूनी अधिवक्ता होते हैं वो क्रिमिनल चुनते हैं, जिनको ना रात दिखती है, ना दिन दिखता है, ना जाड़ा दिखता है, ना गर्मी दिखती है। तो हम लोग वाले हैं कि हम सुकून वाले नहीं हैं।
सिविल थोड़ी सी सुकून वाली है, चल रही है 10 साल आराम से चल रही है। हम लोग न्यायप्रिय आदमी, न्याय दिलाना हमारा काम है, और मैं मानता हूँ अधिवक्ता वही है जो न्याय पे काम करे। कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती हैं। कह सकते हैं सर, बट एडवोकेट लाइन में मैं मानता हूँ कि जो पिक्चर को देख के वो एक अलग दुनिया है, और एक्चुअल में जो कोर्ट चलती है वो एक अलग मेरे दुनिया सवाल है। का सिर्फ उससे रिलीवेसी रहेगी, मतलब ठीक मेरा है। उससे कोई इंटेंशन नहीं रहेगा। ठीक है। गोविंदा की एक फिल्म आपने देखी होगी, एक बहुत बड़े अपराधी का मुकदमा लड़ते रहते हाँ हैं हाँ ठीक है। शायद, क्योंकि हाँ वो हाँ झूठ मैं नहीं समझ गया, बोलता। मैं मूवी समझ गया। हाँ लेकिन झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ क्या एक अधिवक्ता को कोर्ट में कभी झूठ बोलना पड़ता है? सर झूठ नहीं होता है, मैं फिर वही वर्ड यूज कर रहा हूँ, झूठ नहीं है वो। देखिए मैं कह तो रहा हूँ कि नहीं, मैं कह तो रहा हूँ अगर भगवान है तो शैतान है, मतलब खुदा है तो शैतान है, सच है तो झूठ है, अरे कहते नहीं आशीर्वाद है तो श्राप है। तो उसी तरीके भाई एक जो जहर होता है, मैं बहुत कट शॉर्ट में उस बात को करूंगा कि एक जहर होता है जिसको खा के आदमी मर जाता है, उसी जहर को दवा में भी यूज किया जाता है। तो हमारे झूठ को झूठ नहीं होता, हम उसको डिफेंस कहते हैं कि हम किसी को बचाने के लिए, वही कहते नहीं कि हम अपने बचाने का काम कर रहे हैं, और हमारा जो मॉरल कंडक्ट है या हमें जो सिखाया गया है, जो हमने 3 साल या 5 साल की वकालत में सीखा है, ट्रेनिंग में सीखा, तो झूठ नहीं है सर, उसको हम डिफेंस का नाम देते हैं। बस सीधे सी बात, हम वही बात पे आते हैं, 6 और 9 पे आते हैं कि जिसको आप 6 कहोगे हम 9 कहेंगे। अब वो 6 है कि 9 है, बस वही मैं कह रहा हूँ ना, वो 6 है कि 9 है या बीच का कुछ है, वो जज साहब डिसाइड करेंगे। अगर वो 9 होगा तो वो मेरा होगा, 6 होगा तो आपका होगा, आप साबित कर लो, मैं रोक नहीं रहा हूँ किसी को। हम झूठ बोल, क्या वकील कभी प्रोफेशनल से पर्सनल हो जाते हैं? नहीं सर, पर्सनल तो हम हर दिन होते हैं, हर घंटे होते हैं। हमने कह तो रहे हैं कि हमने अगर किसी की फाइल ले ली तो उसके अंदर जिगरा होना चाहिए, हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। और हमें पता होता है एक एडवोकेट वो होता है ना सर, कि जहाँ से आपका परिवार भी आपका साथ छोड़ देता है, आपके सगे माँ बाप भाई बहन साथ छोड़ देते हैं, वहाँ से कभी, और एक वकील को पता होता है कि वो कोई हमारी माला या फ्रेम बना के नहीं रखेगा, ठीक है, तब भी वो अपना काम करता है सर। और हम पर्सनल नहीं हो, हम मेहनत नहीं करें, हम अपने जुनून से काम नहीं करें ना, तो शायद हमें निकालने में उसको टाइम लग जाए। आपको लगता है कि इस समय वकीलों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है? बढ़ती रहेगी सर, बढ़ती रहेगी, लेकिन तब भी सर पेंडेंसी है, 5 करोड़ केस पेंडिंग है आज के प्रेजेंट सिनेरियो, तो मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ 5 करोड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। who is more responsible, advocates or the judges? सर कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, और सिस्टम भी क्या करे, कहाँ तक लाके नियुक्ति करे। इतना बड़ा हाईकोर्ट बन के खड़ा हो गया तब भी पेंडिंग है फाइलें, करोड़ों की फाइलें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, लाखों की फाइलें आपकी हाई कोर्ट में है, हजारों की फाइलें आपकी अभी भी अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है। मैं सीनियर जज है, उनका नाम नहीं लूंगा, मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं। उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि नितेश जी, कभी कभी हम लोगों को कई ऐसे आदेश होते हैं जो लिंगर ऑन करने पड़ते हैं, अगर उनमें हमने आदेश दे दिया तो दो की दोनों पार्टियां आपस में खूनी संघर्ष कर लेंगी। क्या ऐसी सिचुएशंस आती हैं? आती हैं सर, आती हैं, अनफॉर्चुनेटली एक सच्चाई है सर, ये पर्दे के पीछे की सच्चाई है, जिसको हम भी नहीं कह सकते, खुल के सारी बातें नहीं कह सकते। बहुत सी जगह पे हमने देखा है, क्या ऐसा थोड़ी ना है कि आप देखें ना, एंटी करप्शन के जजेस के ऊपर केसेस नहीं होते, क्या सीबीआई की जांच जजेस पे नहीं बैठती है? अभी मैं रिसेंट बता दूं, दिल्ली का मतलब एक मैटर है, मैं नाम नहीं लूँगा, उस एजेंसी का नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़ी एजेंसी थी, और 2017 से एक इंस्पेक्टर नियुक्त था। 100 करोड़ की तो संपत्ति सर बताई जा रही है, 100 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है, जो पता है। अब आपके बारे में सर उतना ही पता होगा जितना आपने दिखा रखा होगा, आपने ना जाने कितना छुपा। और सबसे बड़ी बात, 2017 से आप बैठे कैसे हो? जाहिर है ऊपर से आईपीएस ने सपोर्ट करा आपको। पर्दे खुलेंगे सर तो बहुत कुछ खुलेगा, तो वही कहते नहीं कि कुछ चीज़ें पर्दे में ही रहने दीजिए। चलिए एक चीज और पर्दे से हटाते हैं। अभी आप हमें पूरा दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आते जब हम वैसे ही बदनाम हैं, पुलिस वाले हमसे वैसे ही नाराज रहते हैं, तो आपने मेरा उदाहरण दिया था, तो हम भी पत्रकार हैं, चलिए हमको भी खेलने का मौका मिल जाता चलिए है। हम एक्स करके बात करेंगे, मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ। उसी तरीके का सवाल भी है। आपने पुलिस वाला कहा, अक्सर देखा जाता है इस वक्त कई घटनाएं सामने आ रही हैं कि जिसमें अभी आपने एक सवालिया निशान उठाया कि कई मामलों में ऐसा होता है कि द पुलिस हाउसेज मस्ट बी सर्विलांस बाई सीसीटीवी, नहीं है वहां पर। जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो जो व्यक्ति होता है, जो पीड़ित होता है, वो जब थाने पहुंचता है तो वो थाने से वीडियो को लाइव कर देता है, वीडियो को रिकॉर्ड कर देता है। मैं पूछना चाहूंगा, बाय लॉज क्या पुलिस की वीडियो बनाना उचित है, अनुचित है, या इसका संविधान हमें अधिकार देता है? क्योंकि कई केसेस में ऐसा देखा जाता है
कि जब कोई वीडियो बना रहा होता है तो पुलिस कहती है कि आप यहाँ पर वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन जो पीड़ित है अगर उसको अपनी बात रखनी होगी अधिवक्ता महोदय, तो वो कैसे सिद्ध करेगा कि मैं इस जगह पर गया तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव हुआ। दोनों सिचुएशन में मैं चाहता हूँ इसको विस्तृत रूप से आप जानकारी दें। देखिए, इसमें 99.9% जगह पे आप वीडियो बना सकते हैं, बना सकते हैं। बस देखिए, कुछ एक संवेदनशील मोमेंट होते हैं, जैसे मेन सबसे ज़्यादा पॉक्सो का केस होता है, ठीक है। अब उसका बयान चल रहा है, ठीक है, बंद कमरे में चल रहा है, आप वहाँ वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, ठीक है। किसी के सम्मान की बात है, एक बच्ची का पूरी ज़िंदगी बाकी है, 18 साल से कम की है, अभी उसकी पूरी लाइफ मैं समझता हूँ बाकी है, अभी उसने ठीक से दुनिया देखी भी नहीं है, ठीक है। आप उसको आप नहीं कर सकते। बाकी पुलिस आपको कहीं भी रोक नहीं सकती है सर। आप पुलिस को कहीं रोड पे, थाने में, XYZ, आप किसी भी जगह पे जाके आप वीडियो बना सकते हैं। और वीडियो क्यों ना बनाएं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप किसी के मतलब आप हमारे लिए तो हैं, हमारी जो हार्ड एंड मनी है, चलिए मैं आपका नाम नहीं लूंगा, XYZ, जितने भी लोग टैक्स पे कर जितने लोग टैक्स पे कर रहे हैं वो इसीलिए तो हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली वो थाना भी तो हमारा है, वो कुर्सियां भी तो हमारी हैं, हमारे लिए तो रखी गई हैं। अफसोस की बात है कि वहाँ पे एक आम नागरिक जाता है तो उसको बैठने के लिए कुर्सी भी कई बार नहीं मिलती है। मैं ये नहीं कहता हूँ सारे पुलिस वाले खराब है सर, लेकिन सब सही है ये भी नहीं कहूँगा। अगर सब सही हो जाए तो मैं तो समझता हूँ कि अपराध कुछ हद तक कम हो जाएगा। पुलिस वालों की बात हो रही है, आपने कहा कि सब एक जैसे नहीं होते। आप लोग भी अधिवक्ता हैं, पुलिस की जब बात आती है तो आप भी लखनऊ में आप कार्य क्षेत्र हैं, मैं पूरे यूपी भर की बात नहीं करूंगा, लेकिन लखनऊ में भी कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं आपको जिनको लगता है कि उनकी कार्यशैली अच्छी है और वो एक नई परिभाषा बनते जा रहे हैं, खासकर पुलिस के लिए। क्योंकि पुलिस की जब भी हमारे मन में छवि आती तो हमारे मन में क्या, समाज में भी, कि बहुत एरोगेसी, जुबान पे गाली। आपकी नजर में ऐसा कौन सा पुलिस वाला है जो बहुत अच्छा लगता है? पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि सब पुलिस वाले खराब नहीं होते, सब पुलिस वाले अच्छे नहीं होते। कुछ पुलिस वाले तो ऐसे होते हैं ना जिनको हम लोग भी सैल्यूट करने का दिल करता है, लेकिन मजबूरी होती है, ड्रेस में होता है, सैल्यूट नहीं कर पाते। मानवता का एग्जाम्पल देते हैं सर, मतलब बड़ी बात बोले, बहुत सारे हैं जिनको मतलब मैं लिटरली इमोशनल हो जाता हूँ कि यार ऐसी जगह पे ऐसे भी लोग हैं। उन्हीं में से एक नाम है जिनको मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपने उर्दू की लैंग्वेज में कहूँ तो मैं उनसे मुतासिर हूँ, बहुत इम्प्रेस हूँ। जॉइंट CP आपके बबलू कुमार जी, मतलब नेक्स्ट लेवल का आदमी है वो भाई। उसकी कार्यशैली उस बंदे को, मतलब मैं एज एन एडवोकेट, मतलब एडवोकेट बड़ा बचते हैं किसी पुलिस वाले की तारीफ करने से, मैं उनकी तारीफ करता हूँ कि भाई इस तरीके से, जिस तरीके से वो चीज़ों को लेके चलते हैं ना, उस तरीके से अगर चले जाए तो बहुत सारा समाज में सुधार आ सकता है। पुलिस वाले का सिर्फ काम ये नहीं होता है सर कि एप्लीकेशन आ गई, अब जिसकी एप्लीकेशन आ गई उसके जीवन को खराब ही कर देना है, मतलब उसको अपराधी बना देना है और सबसे बुरा इंसान होता है, ऐसा नहीं है। एक बार एप्लीकेशन आई, आप देखिए, समझिए, एक FIR लॉ, जो FIR का मतलब ये नहीं होता है, मैं फिर कह रहा हूँ, FIR का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आपने किसी को एकदम से उसकी लाइफ खराब कर दी। आप देखिए, समझिए, चीज़ों को पढ़िए। के बारे में जो आपने बात की, क्योंकि हम लोग जब पॉडकास्ट करने गए तो उस समय भी वो जनता से मिल रहे थे और उन्होंने प्रॉपर टाइम जनता को दिया। और आपने एक चीज नोटिस करी, कितना हम्बल होके मिलते हैं, एक रिक्शे वाला भी अगर आ जाए तो कितना हम्बल होके मिलते हैं। लास्ट मोमेंट पर उन्होंने बुलाया, सबसे पूछा कि कोई पब्लिक तो नहीं है, तो मतलब उस समय भी ये अच्छा लगा कि पहले उन्होंने अपने कर्म को प्रायोरिटी दी। पब्लिक सर्वेंट इसी को कहते हैं। अगर हम लोग ये बात बोल देते हैं, कई पुलिस वाले बुरा मान जाते हैं कि अरे आप हमारा ड्यूटी दे, आपके आगे पब्लिक सर्वेंट लगा है, मतलब आप पब्लिक के लिए ही हैं। ये थाने, बड़े बड़े जो हेडक्वार्टर्स XYZ जो बने हैं, ये पब्लिक, आम जनता के लिए तो बने। अगर उसको ये न्याय पालिका पे यकीन हो जाए तो समझ लीजिए सर, आधे ज्यादा परेशानी यूं ही खत्म हो जाए। अच्छा, चलिए मान के चलिए कि जैसे मान के चलिए कि मेरी किसी से दुश्मनी है, मैं अपना कुछ जुगाड़ बनाया, कुछ चीजें इकट्ठा की, गया किसी XYZ के खिलाफ, उन्होंने IPC की 307 में FIR दर्ज करवा दी। अब अगला जानता ही नहीं कि मैंने किया कब, लेकिन उसके खिलाफ एप्लीकेशन गई, हो जाती है, बहुत सारे केसेस में होती है, और एप्लीकेशन रजिस्टर्ड भी हो जाती है और FIR भी हो जाती है सर। इन सिचुएशन में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैंने शुरू में भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि आप पुलिस को सर्वे सर्वा ना माने। पुलिस सब कुछ नहीं है, ठीक है, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ठीक है, एक FIR लॉन्च हो गई, आप पैनिक नहीं हो, सबसे पहले चीज़ों को आप समझें। बहुत सारे रास्ते हैं, देखिए इंडियन के जो अब BNS भी आया है, ठीक है, BNS में भी हम डिटेल में बात करेंगे, कोशिश करेंगे एक अलग से पॉडकास्ट हम करें BNS और IPC के डिफरेंस पे करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है।
इसमें सर ये मैं कहूँगा कि बहुत सारे रास्ते हैं, अगर आप सही हैं और गलत हुआ है तो पुलिस की कलम आपको नहीं फंसा सकती है। सबसे पहला रास्ता होता है एंटीसिपेटरी का। आप अपनी सारी बेगुनाही को लेके जाइए, थोड़ा बहुत रहमत आती है कि आपको हटना बचना पड़ता है, क्योंकि भाई 307 है तो पुलिस अरेस्ट कर सकती है, वक्त बढ़ आपको जाता जेल है। बच जाती, तो थोड़ा सा तो वो रहती है। लेकिन वो कहते नहीं है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। समय लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन एक एडवोकेट को पेपर तैयार करने में। एंटीसिपेटरी फॉर श्योर आपको मिलेगी, नहीं डिस्ट्रिक्ट से मिल रही है आप फौरन हाई कोर्ट मूव कर दें, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के भी ऑप्शन होते हैं। और ऐसा नहीं होता है सर जो आदमी कहता था कि सुप्रीम कोर्ट से अगर हमारे डिसमिस हो गए तो रास्ते, बहुत सारे रास्ते हैं। आप अगर सही हैं तो आपको बचने के लिए बहुत इनफाइनाइट रास्ते हैं, एक के बाद एक रास्ते खुलते चले जाते हैं आपके लिए। आप सही हो या आपके मतलब फिर वही बात आती है, या तो आप सही हो या पुलिस आपके लिए वो लूप होल छोड़ दे, वो छोड़ देती है, कुछ ना कुछ छोड़ देती है। There is a proverb, when money speaks, no one check the grammar. अनफॉर्चुनेटली एक सच्चाई है, अगर इसको हिंदी में बिल्कुल होता है सर। मैंने अभी पहले भी कहा कि न्याय बड़ा महंगा है, बस कहने की परिभाषाएं अलग हो गई। आपने इसको इंग्लिश में कह दिया, हम हिंदी में बता दें कि न्याय महंगा है। पैसा है तो सब कुछ है, और पैसा है तो आपको कोई चेक नहीं करेगा सर। पैसा जो होता है ना, बड़ी बड़ी आपकी कमियों को छुपा देता है। सर आप समझो कि आप अगर मर्सिडीज से उतर रहे हो तो एक बंदे के बात करने का तरीका अलग होगा, आप एक बैटरी रिक्शे से उतर रहे हो तो बात करने का तरीका अलग होगा। वही यहाँ पे भी होता है सर, बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेट होती हैं। अनफॉर्चुनेटली एक सच्चाई है, बहुत सी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है जो ऑन कैमरा नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सच्चाई है कि व्हेन मनी स्पीक्स नो वन चेक्स द ग्रामर। इसका यही अर्थ है कि पैसे में बड़ी ताकत होती है। अब सीधी सी बात है ना, कोई क्राइम हो गया तो हो गया। अब उसी क्राइम में एक गरीब गया बेचारा जो 2.5 साल बाद निकलेगा। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक अमीर है जो कंफर्टेबली बेल फाइल हो गए, 90 दिन मैक्सिमम 90 दिन का टाइम होता है, बेल फाइल हो गए, उसके बाद ये कमेंट्स वमेंट्स का कोई सीन नहीं रहता है, चौथे महीने में बाहर हो जाता है। कुछ तो फर्क है सर। वो इसी भी चीज़ में कहा गया है कि जैसे बार बार कहा जाता है कि गरीब को जेल अमीर को बेल, वो यही है कि न्याय थोड़ा सा महंगा हो गया। पैसा है तो बहुत कुछ संभव है। क्यों कहा जाता है कि जेल भी एक सोने का पिंजड़ा बन जाती है, जेल भी एक सोने का पिंजड़ा बन जाती है तो वो पिंजड़ा कि आप कैद हो गए, पैसे वाले हो आप कैद हो गए, लेकिन बहुत सारी सुविधाएं हैं। क्या जेलों में हाथे भी तय होते हैं? बिल्कुल होते हैं सर। आप लोगों के पास ऐसा कोई मामला आता है? नहीं देखिए, अब होता तो बहुत कुछ है सर। नहीं, जस्ट आस्किंग। फिर मैं वही बात कहूँगा कि सीबीआई फिर क्यों है, एंटी करप्शन क्यों है? अगर सब कुछ ईमानदारी से सारे लोग कर रहे हैं तो सीबीआई और एंटी करप्शन क्यों बना है? सीबीआई और एंटी करप्शन अंदर खाने चलती है। मैं फिर वही बात, देखिए बहुत सारी चीज़ों के प्रूफ नहीं होते हैं। मैं उसको इनडायरेक्ट वे में कह सकता हूँ कि सीबीआई और एंटी करप्शन फिर बना, एंटी करप्शन बना क्यों है? और ये जो 1988 का वो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन वाला जो पूरा एक्ट है, पीसीआर एक्ट है, ये क्यों बना है? अगर सब कुछ सही है तो इसको करने की ज़रूरत क्या थी? तो ठीक है, बहुत सारी एक स्टेप की जांच करने के लिए दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप को जांच करने के नहीं, लिए इन ब्रीफ में ये बात कह सकता हूँ कि जैसे मतलब बहुत लो लेवल पे मैं कहूँगा, बाकी तो आपकी जनता बहुत समझदार है, समझ जाएगी कि अगर आपके पास पैसा है तो आप कैंटीन से लेके खाना खा सकते हैं, अगर जेल के अंदर आप हैं तो। क्रिमिनल सेक्टर में बात करते हैं, यू डील इन क्रिमिनल सेक्टर इन द एडवोकेसी। एक मैटर हुआ है अभी बिहार में, एक ओपन एनकाउंटर हुआ है एंड दैट वाज लाइव ऑन फेसबुक। नहीं, लाइव फेसबुक पे हुआ है? फेसबुक पे लाइव था। ठीक है। तमाम सवालिया निशान उठे कि उसने पहले आत्मसमर्पण कर दिया, उसके बाद भी पुलिस ने गोली मार दी। देखिए यही तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जा रहा है हमारे उनकी चीज़ों पे कि हम एज अ डिफेंस की बात करेंगे यहाँ पे। मैं प्रोसिक्यूशन लॉयर की तरफ से बात नहीं करूँगा, मैं डिफेंस लॉयर की तरफ से बात करूँगा। आपको राइट किसने दिया है? फिर बंद कर दीजिए सारी जो जितनी भी न्यायपालिकाएं बंद कर दीजिए, हम अपना काला कोट उतार देते हैं। आप ही कर लो सारी चीज़ें, आप ही सजा भी सुना दो। आप किसी मतलब मैंने तो कहा वो बात कि मेरा बस चले, वो पॉस्को केस में मैंने कहा नहीं था कि 3 साल की बच्ची के साथ, जिसमें मैं एज एन एडवोकेट ये बात कह रहा हूँ कि मेरा भी बस चले तो मैं चौराहे पे लटका दूँ, लेकिन सर मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मैं संविधान को मानने वाला आदमी हूँ। आप भी तो वही किताब पढ़ के आ रहे हो, आप भी तो जो एग्जाम दे के आते हो पुलिस में वो आईपीसी की सेक्शन सी तो पढ़ के आते हो। हम ठीक है, हम ज़्यादा पढ़ते हैं, आप कम पढ़ते हो। फिर आपको किसने ये अधिकार दिया है? स्पीड ट्रायल है, डे मतलब बहुत से एटीएस के केसेस हैं, आपको भी पता है कि डे टू डे ट्रायल चलते हैं। आप डे टू डे ट्रायल के लिए आप एप्लीकेशन डालते हैं कि भाई ये समाज के लिए खतरा है, ये लोग डे टू डे ट्रायल चलाए, 3 महीने में इसका डिस्पोज ऑफ कर दें।
बहुत से ऐसे केस हुए हैं जिसमें 3-3 महीने 6-6 महीने में सज़ा हो गई है। अपील XYZ वो दूसरी चीज़ है, लेकिन आप इंस्टेंट गोली मारे दे रहे हैं तो फिर सारी न्यायपालिका पे फिर सवाल उठ जा रहा है सर कि ये मैं एज एन एडवोकेट ये सवाल मैं आपसे भी यहाँ पे करना चाहूँगा कि इसको आप किस निगाह से देखते हैं, आप बताएं। हम लोग सब कंसल्टेंसी लाइन से ही हैं कि अगर इंस्टेंट पुलिस ही सब कुछ कर दे रही है, सारा जजमेंट से लेके सब कुछ पुलिस कर दे रही है, तो फिर हमारा क्या काम है, आपका क्या काम है, और ये जितने भी ऑनरेबल कोर्ट्स बने हुए हैं, जितने जजेस हैं, उनका क्या काम है। फिर सब पुलिस कर ले रही है तो हम लोग का क्या काम है, हम क्या करें फिर? हम काला कोट उतार दें, फिर हम किराने की दुकान खोल लें या XYZ कुछ और कर लें और सारी न्यायपालिका को बंद कर दें? क्या इस पे मैं आपके भी रिव्यूज चाहूंगा कि क्या उस पर तो फिर वही सवालिया निशान फिर उठेंगे, क्योंकि चर्चाएं हैं, चर्चाओं का विषय है, और इन चर्चाओं का अंत कभी हो नहीं सकता है कि अगर वहां पर एडवांस ये ना किया जाए, बाद में फिर तमाम चीजें पेंडिंग जाती हैं, तो ये एक चर्चा का कभी अंत ही नहीं होना। लेकिन जो मौजूदा स्थितियां हैं, मौजूदा परिस्थितियां हैं, उस पर निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट भी कई टिप्पणियां कर चुका है, हाई कोर्ट भी कई टिप्पणियां कर चुका है। तो इसको लेकर वो आइदर कोई भी गवर्नमेंट हो, आइदर इट्स बीजेपी, बिकॉज इट इज नॉट अ पॉलिटिकल पॉडकास्ट, वो कोई भी राजनीतिक दल हो, उसको उस चीज को मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में न्यायपालिका से बड़ी व्यवस्था ना आज तक है और ना आने वाले समय में बनेगी, बिकॉज वी आर टोटली लिविंग इन द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। होप यू आर सेटिस्फाइड। मैं सेटिस्फाइड हूँ। उसी में एक लाइन में जोड़ूंगा, वो जैसे कहते हैं जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइल। इसीलिए कहते हैं वकीलों का पॉडकास्ट करना बड़ा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि पत्रकारों से ही अपनी चीजें शुरू कर देते हैं। नहीं चलिए, खैर मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइल कहा जाता है, ये चीज़ ठीक है। जो समाज के लिए घातक लोग हैं उनके लिए मैं फिर कहता हूँ, मैं फेवर में नहीं। देखिए, एट लास्ट एक एडवोकेट भी इंसान होता है, एक जो जज बैठा है वो भी इंसान होता है, प्रोसिक्यूशन में जो बैठा है वो भी एक इंसान है, सबको सब पता होता है। हम डिफेंड कर रहे हैं वो सारी चीज़ें ठीक है, गलत है तो उसको सज़ा होगी, ठीक है, उसके जो भी आगे सजा होगी। आपने कहा गलत है तो सजा होगी, इसी पर एक सवाल है। नहीं, मैं अपनी बात को पूरा कर लूँ बस। आप बताइएगा, इसी को ऐड ऑन करके बता दीजिएगा। हरदोई से एक, इनका नाम है सौरभ, ये पूछ रहा है 1 मर्डर और 10 मर्डर करने में क्या फर्क है। हाँ, मैं ठीक है, उस पर भी आता हूँ, बहुत तो अच्छा। आप अपनी बात को हाँ, इसी पे मैं वो करता हूँ कि देखिए, अच्छा चलिए इसी पे आ जाते हैं। पहले 1 मर्डर और 10 मर्डर में बहुत फर्क है, ये सब कहने वाली बातें होती हैं जो पिक्चर में कहा जाता है ना। मैं वही कहता हूँ कि पिक्चर की दुनिया एक काल्पनिक दुनिया है, और बहुत सारे जो नए यूथ होते हैं पिक्चर को फॉलो कर लेते हैं। 1 मर्डर आपने किया है तो वहाँ पे चांस है कि आपको उम्र कैद हो जाएगी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वहाँ चांस है। लेकिन अगर आप हैबिचुअल मर्डरर हैं, जिसको रिपीटर्स कहते हैं, जेल में रिपीटर्स कहते हैं, तो आप फिर अपने लिए फांसी का फंदा तैयार कर रहे हैं। 1 मर्डर है, देखिए जज की भी एक मेंटालिटी होती है कि गलती हो गई, सुधारने के लिए दिया जाता है मौका, कई बार सज़ा कम कर दी जाती है, कई बार प्रेसिडेंट की तरफ से माफ़ी मिल जाती है, बहुत सारी। लेकिन अगर आप हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, आप कह रहे हैं नहीं नहीं साहब हमने तो 1 को मार दिया, अब हम 10 को और मार देंगे, तो ठीक है, आप अपने लिए फंदा तैयार करें। अगर आप ये मेंटेलिटी बना चुके हैं कि आपको फांसी की सज़ा होनी है, फिर आप 100 मर्डर कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपसे गलती हुई है और आप चाहते हो एक बार समाज में वापस लौटना, तो फिर इस तरीके की भाषा को टॉलरेट नहीं करेगी, कोई भी कोर्ट टॉलरेट नहीं करेगी। इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही आपको परेशानियां खड़ी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब पिक्चर में मत रहिए भाई, ये मत सोचिए कि जो होता है कि 1 मर्डर करे चाहे 10 करे, धारा एक ही लगनी है। तो इस पे जज साहब का विवेक भी काम करता है। अच्छा चलिए, नहीं मेंटालिटी बदल जाती है ना। चलिए मैं चलिए खैर आपको नहीं कहूंगा, मैं XYZ कोई भी नाम लेता हूँ कि भाई किसी को एक ने 1 थप्पड़ मारा, आपने बर्दाश्त कर लिया, 2 थप्पड़ मारे, लेकिन अब उसी को आप बार बार घूम घूम के रिपीट करते रहेंगे तो कहाँ तक माफी मिलती रहेगी उस चीज़ की। एक सिचुएशन पे आते हैं, मान के चलिए आप एडवोकेट हैं, यू आर सिटिंग इन योर चैम्बर, एक व्यक्ति आता है, आपको पहले से पता है कि ये व्यक्ति गलत है। आया, उसने कहा कि साहब मैंने एक व्यक्ति से फ्रॉड किया है, मुझे जमीन लेनी थी और इसमें मुझे 50 लाख का फायदा हुआ है, आप अपनी फीस बताइए, बस मैं इसमें फंसना नहीं चाहिए, मैं इसमें फंसू ना। आप एडवोकेट हैं, आप केस लेते हैं और कहते हैं कि वकील का सबसे बड़ा भगवान उसका क्लाइंट होता है। ठीक है सर, इस सिचुएशन में क्या करेंगे आप? देखिए, वकील और डॉक्टर एक ऐसी चीज़ होती है, उसको सब पता होता है सर, ठीक है। फिर वही बात आ जाती है कि सही और गलत का फैसला हम नहीं करते सर, हमको सब पता होता है, हमको सब पता होता है। सामने बैठा है आदमी,
हमको ये भी पता होता है जब हम उससे पूछते हैं कि भाई तू पहले अपनी पूरी बात बता, अगर उसने बात छुपा दी थोड़ी सी भी तो ये फाइल पकड़ जा। हमारा सीधा सा कहना होता है पहले तुम्हें पूरा सच बताओ, सच जानने के बाद हम ये डिसाइड नहीं करते हैं कि ये सही है कि गलत है। फिर वही आ जाता है मॉरल कंडक्ट, हमारा जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में हम चले जाएंगे। अगर हम ये डिसाइड करना, हम कौन होते हैं भाई, हम तो डिफेंस में बैठे हुए हैं। हमने वही बात करना, वो झूठ झूठ नहीं है, हम तो डिफेंस कर रहे हैं। डिफेंस करना मतलब हमको डिफेंस करना है, वो कुछ भी करे सर, वो कुछ भी करे, हमें डिफेंस करना है। वो तो जज साहब का काम है, हम जज साहब, देखिए फिर वही बात आती है, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस ना करे वो काम जो जज साहब का है, एडवोकेट वो काम ना करे जो जज साहब का है, ये जज साहब का काम है डिसाइड करना। हम तो सिर्फ डिफेंस करने के लिए बैठे हैं। फिर वही बात आती है, सिक्के का पहलू जो होता है 6 की 9, हम तो 9 ही कह के चलेंगे सर, आप जिसको 6 कह के चल रहे हो हम इसको 9 ही करके चलेंगे। जज साहब की मर्जी, वो 6 माने चाहे 9 माने, हम तो सारा भक्षक प्रयास, सारे जजमेंट से लेके सारी चीज़ें। और बात वो उसकी आ जाती है, अरे जो फॉर्जरी की और इस पे, तो अभी उस पर भी आएंगे, एक लंबा टॉपिक कोशिश करेंगे कि एक अलग से इसको करें कि साइबर सेल का एक बहुत ज़्यादा आजकल वो चल रहा है। एक सवाल और है, 5 लोग के नाम FIR हुई है, सिचुएशन है, क्या पुलिस का अधिकार है कि कुछ लोगों के नाम निकाल लेते हैं? क्योंकि ये अक्सर देखा जाता है कि कई लोगों पर FIR होती है और उसमें से कुछ लोगों का नाम निकाल दिया जाता है और उसके बाद पीड़ित जाकर ये कहते हैं, एप्लीकेशंस देते हैं कि उसमें से जो व्यक्ति था उसका नाम निकाल दिया गया। देखिए फिर वही बात आती है ना, पुलिस को सर्वे सर्वा आप मान लेते हैं, आपके नाम है, मैं दोनों तरफ से बात करूंगा, ठीक है। पुलिस थोड़े टाइम के लिए तो निकाल सकती है, मैं फिर कह रहा हूँ थोड़े टाइम के लिए निकाल सकती है, अगर सही निकाल रही है तो ठीक है सर। अगर वो गलत निकाल रही है और कोई गलत वकील के हत्थे चढ़ गया वो बंदा जो आयो है, अगर उसने वो कर लिया तो फिर उसके लिए फिर दिक्कत खड़ी है। फिर वही चार्जशीट वाला पूरा खेल। फिर देखिए आप, वही मैं कह रहा हूँ, पुलिस को सर्वे सर्वा आप नहीं माने कि आपका नाम पुलिस ही निकाल सकती है, सारी चीजें कर सकती है। मजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन लगेगी, सारी चीजें रिवर्स हो जाएंगी, चार्जशीट आई है, सारी चीजें। हम तो भाई देखिए हमारे पास अगर केस आ गया या किसी में, हमारे का मतलब है किसी भी एडवोकेट के पास केस आ गया डे 1 से, इसीलिए हम कहते हैं एडवोकेट का काम फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ FIR से लेके आखिरी तक रहता है। FIR की कॉपी से लेके हम उस पर फिर निगाह बनाना स्टार्ट कर देते हैं, क्या चल रहा है आप निकाल दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप 302 का केस है, 307 का केस है, कुछ भी आप नाम निकाल दो, हम बैठे हुए एप्लीकेशन लगाने के लिए, हम बताएंगे, हम एविडेंस देंगे कि इस बंदे का नाम क्यों है। और फिर वही बात आ जाती है कि फिर आप करप्ट हो, तभी आपने निकाला, आपकी कोई पर्सनल इंटेंशन तो है नहीं भाई। अगर कोई इंसान ने कोई वो जुर्म किया है तो आपने नाम निकाला है, तो कैसे निकाला है, मैं कह रहा हूँ आप फिर निकाल रहे हो तो पूरा डिटेल दो कि आपने कैसे निकाला है। मेरे जैसे वकील के अगर कलम फंस गई तो फिर दिक्कत है उसमें। इसी पे काउंटर सिचुएशन भी है, IPC की बात करेंगे क्योंकि चर्चित धाराएं थी। फोर्जरी का जब भी केस होता था तो 419, 420, 467, 468, 471, 120B, ठीक है। इसी फोर्जरी को स्ट्रांग बनाना है तो इतनी धाराएं साथ में बैठी हैं। बड़े से बड़े फ्रॉड हो जाते हैं तो उस पर 419, 420 लग के, 67 लग के खत्म हो जाते थे मामले। इस पहलू को कैसे देखते हैं? और फ्रॉड का अगर बड़ा केस है और पुलिस इन धाराओं में मुकदमा नहीं दर्ज कर रही है, इवन इंक्लूडिंग 66D, इसको ब्रीफ में भी बता दे रहा हूँ, और अगर पूरा संक्षेप चाहिए तो कम से कम 15-20 मिनट चाहिए मुझे। आप अभी ब्रीफ में बताइए। ब्रीफ में इस विषय पर मोइन जी, हाँ, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, अगर इसमें मैं बताने चलूँ तो 2 घंटा कम पड़ जाएगा। ये विषय बहुत बड़ा है और इस पूरे विषय पर बैठकर हम फिर एक इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि बहुत हॉट टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पर मैं आपकी राय, इस पे मैं एकदम ब्रीफ में आपको बता दूं कि अगर पुलिस ने मन बना लिया है, पूरी तरीके से मन बना लिया है कि इसको तो जेल भेजने ही भेजना है, देखिए फर्ज तो उसी को लिखनी है, सारी चीज़ें उसी को करनी है। अगर पुलिस ने मन बना लिया है कि आपको जेल भेजना ही भेजना है, तो वो 467 को उसमें ऐड ऑन कर देगी। 467 जहां ऐड ऑन हुआ 10 साल से लेके उम्र कैद तक की सजा है, ठीक है। सत्येंद्र कुमार अंटिल का जजमेंट और अरनेश कुमार का जजमेंट ये कहता है 7 साल तक की सजा है, तो आप 41A का नोटिस देंगे। अगर उससे ऊपर गए तो भाई पुलिस के पास थोड़ी सी पावर है, मैं समझता हूँ। 467 बहुत प्यार से ऐड करा कि फॉर्जरी मतलब डॉक्यूमेंट्स का हेर फेर, वो दिखाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। वो जैसे ही उन्होंने दिखाया फिर वो आपको फ़ोन नहीं करेंगे कि आ जाओ ये वो, आप जहाँ भी होगे आप उठा लिए जाओगे और सीधे वो जेल भेजेंगे। फिर सारी बातें तो बात की हैं
कि फॉर्जरी हुई थी नहीं हुई थी, पेपर का हेरफेर हुआ था नहीं हुआ था, कंप्लेनेंट है नहीं है, सर सारी बातें बात की। आप बड़े घर चले गए, फिर उस टाइम तो आप चले गए, बाकी चीज़ें बात की। तो 460 देखिए सारी जितनी इसमें आपने बताई ना, IT एक्ट XYZ जो भी चीज़ें, ये सारी 7 साल की हैं। सत्येंद्र कुमार और सर अंटिल का जजमेंट है, आपका ये अरनेश कुमार का जजमेंट है, इसके 41A का नोटिस, पुलिस बाउंड हो जाएगी, आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ 467 ऐड करा, बस समझ लीजिए आपके लिए दिक्कत खड़ी होना है ही होना है। भाई, ये है। और इसको अगर डिटेल्ड में कर रहे हैं तो मैं कहूँगा फिर इसका एक पॉडकास्ट अलग से रखिए, 1 घंटा 1.5 घंटा। तमाम दर्शकों के ऐसे सवाल हैं जिनको हम संक्षेप में समझना चाहेंगे। मोइन जी, डिफॉल्ट बिल क्या होती है? डिफॉल्ट बिल सर देखिए वो जैसे चार्जशीट्स की मैंने बात बताई कि 60 दिन और 90 दिन का प्रावधान है। 10 साल तक है तो 60 दिन, और 90 दिन का, अरे सॉरी 10 साल से ऊपर की है तो 90 दिन। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, बहुत सारे स्पेशल केसेस भी रहते हैं, जैसे NCB का एक अलग डिपार्टमेंट है नारकोटिक्स के लिए बनाया गया, उसमें आपको ज़्यादा टाइम मिल जाता है। लेकिन डिफ़ॉल्ट बेल वही है कि 61 डेज हुए तो कोई भी रीज़न रहा हो, कुछ भी रहा हो, आप बाहर हो गए। मैं तो बाहर करने की ताकत रखता हूँ। 91 डेज जैसे ही हुआ, अगला दिन जैसे ही करा तो डिफ़ॉल्ट पर ठीक है, आपने जो भी रीज़न आप लगाओ, आप मजिस्ट्रेट साहब को अपने रीज़न बताते रहना, मेरे बंदे को बाहर करो। ये हमारा मौलिक अधिकार है, मतलब एक एक्यूज़ का एक मौलिक अधिकार है कि इतने दिन में आपको चार्जशीट देनी कि भाई वो गलत है तो आप इतने दिन बहुत है, पर्याप्त समय 60 दिन का पर्याप्त समय, 90 दिन का पर्याप्त समय, इतने टाइम में आप निकाल गए उसको। व्हाट इज स्पीडी ट्रायल? स्पीडी ट्रायल मतलब मैं बहुत इस पे जोर देता हूँ। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, एक इनकाउंटर की बात कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ जो हमें लगता है सर जो समाज के लिए घातक है उस केस को फौरन स्पीडी ट्रायल में डाल दें। उसको जिस तरीके से भी आपको जो करना है, हम तो बैठे हैं डिफेंस करने के लिए, हम डे टू डे भी लड़ेंगे उसके लिए, हम उसके फेवर में लड़ेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है समाज के लिए घातक है, ये दिक्कत पैदा कर सकते हो, इसको लंबे ट्रायल में ना ले जाएं, आप स्पीडी ट्रायल करा के, डे टू डे ट्रायल करा के जितनी जल्दी हो आप उस केस को वाइंड अप कर दें। 304B क्या है? सबसे ज्यादा सर्च भी की जाती है। 304B देखिए ये लंबा टॉपिक है सर। 304B के बारे में अगर हम बात करें तो ये वो है कि अननेचुरल डेथ 7 साल के अंदर, जैसे फिर मैं आपका नाम नहीं लो, XYZ कोई भी हो, ठीक है, अगर उसकी शादी होती है 7 साल के अंदर, अगर पत्नी की अननेचुरल डेथ होती है, ठीक है, तो ये माना जाता है कि उसमें पति का ही रोल है, ठीक है। 7 साल का एक हमें टाइम दिया जाता है। 304B को इस वजह से भी गलत कहा जाता है कि वो इतना ज़्यादा मानसिक प्रताड़ित हो जाती है, जैसे उसने उस बीच में अगर सुसाइड भी कर लिया तो सारी चीज़ें घूम जाएंगी हस्बैंड पे, उसकी फैमिली पे, और इसके कंप्लेनेंट जाहिर है कि लड़की के माँ बाप या भाई बहन जो भी होंगे 304B में। तो ये 7 साल तक अगर कुछ भी इंसिडेंट होता है, अननेचुरल डेथ होती है। अब ये अननेचुरल डेथ में ऐसा नहीं है कि सर आप पहाड़ पे घूमने गए वो गिर गई, तो वो नहीं, एक चीज़ कंसाइंड वे में दिखाई दे कि अननेचुरल डेथ है, कोई बीमारी हो गई, कुछ हो गई, वो नहीं, वो दिखना चाहिए कि मौत आपके इतना मेंटल ट्रॉमा आपने दिया कि जिसकी वजह से वो मर गई या उसने सुसाइड कर लिया, लिटरली जीवन खराब हो जाता है सर इसमें। इस चीज़ को थोड़ा सा समझना चाहिए कि ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से डाइसी चीज़ है, बहुत संभल के इस चीज़ को चेक करना चाहिए। क्या अधिवक्ताओं की फीस अब परसेंटेज पर आ गई है? परसेंटेज पे मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप डिटेल में पूछें, मैं समझ नहीं पाया कई ऐसे परसेंटेज केसेस में लगता है, कई लोगों के द्वारा कई सवाल भी हमारे पास हैं कि अब अधिवक्ता फीस नहीं लेते हैं, जैसे कोई मामला तो उसमें कहते हैं कि इसमें जो जितना पैसे का मामला है उसमें हम परसेंटेज ले लेंगे कि इतना हमारा है। मेरी जानकारी में तो नहीं है, मे भी कोई एडवोकेट करता हो, हम लोग तो हमारी फिक्स फीस होती है सर। हम बताएं कि एक अच्छा एडवोकेट वो होता है, मेरे मानने में अच्छा एक एडवोकेट वो होता है जो फाइल लेने से ज़्यादा फाइल छोड़ने की ताकत रखता हो। फॉर एग्जाम्पल मतलब मेरे पास कोई क्लाइंट आया, मैंने उसको 2 लाख रुपए या एक्स अमाउंट मैंने बोला कि मेरी फीस इतनी है, ठीक है, वो आया, वो उसने कहा कि नहीं सर इतना ले लो उतना ले लो, भाई ये तेरी फाइल है, वो मार्जिन पे आ गया, 199.9 पे भी आ गया। मैंने कहा भाई नहीं, एक एडवोकेट को अपने काम पे भरोसा होना चाहिए कि भाई वो अपना पूरा जीवन का एक एक्सपीरियंस लगाता है, ठीक है। तो मैं उस तरह से फेवर नहीं करता हूँ कि प्रोफेशन की तरह होता है कि मैं तुझे निकाल के दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, अपना फर्ज जो है आप निभाओ पूरी तरीके क्या से। पास्को का आज की तारीख में, आज के समय में मिसयूज हो रहा है? बहुत मिसयूज हो रहा है सर, बहुत मिसयूज हो रहा है। और मैं मतलब कहा गया था, मतलब अब मैं उस चीज़ को ऑब्जेक्शन हुई कि जो भी नए इस तरीके के एक्ट आते हैं ना, तो मैं चाहता भी हूँ, मतलब एज एन आपके पॉडकास्ट के थ्रू भी मैं ये अपील करूँगा कि इस चीज़ को सब्जेक्ट बनाया जाए, बच्चों को भी एजुकेट किया जाए इस चीज़ को लेके, और इसको बहुत बड़े बड़े ब्रॉडकास्ट किया जाए
ताकि इसका मिसयूज रुक सके। अरे मैं केस का नाम नहीं लूँगा, बहुत वो भी था कि पॉक्सो का केस था। अब उसमें हुआ क्या कि वही 16-17 साल की लड़की थी। अब जो बंदा ऑलरेडी जेल में है, लगे हुए हैं उस पर चार्जेस लगे हुए, ऑलरेडी जेल में, अब वो जेल में और ज़्यादा सड़े, उसके लिए उसने क्या करा कि उठा के 3-4 लोगों से व्हाट्सएप पे मैसेजेस करवा दिए अपने ही नंबर पे, ठीक है, कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा ये वो। अब वो व्हाट्सएप चैट उठा के मजिस्ट्रेट साहब को लगा दी, ठीक है, बेल डिसमिस हो गई उसी ग्राउंड पे। मजिस्ट्रेट साहब तो बैठेंगे डिसमिस करने, पॉक्सो के नीचे से इतनी आसान भी नहीं होती है, डिसमिस हो गई। अब हमने क्या करा कि एक एप्लीकेशन लगाई कि ठीक है भाई, हमने अगर ऐसा करा, हम ही ने करा कि भाई हमारे मतलब हमने इन द सेंस कि हमारे क्लाइंट ने अगर ऐसा करा है तो आप इसको सिर्फ वेरीफाई कर लो। हमने करा है तो आप वेरीफाई कर दो सर, उसको जीवन उसका सड़ा दो जेल में, हमें उससे ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन इसको वेरीफाई कर लो। जब वेरीफाई होकर निकल के आता है तो सर सारे जो नंबर होते हैं वो लड़की के अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट से निकल के आते हैं, बेल हो जाती है। तो देखिए मिसयूज तो हो रहा है। फिर वही मैंने बात कही ना कि जहाँ भगवान है वहाँ शैतान है, खुदा है तो शैतान है, सच है तो झूठ है। और वही जहर वाली बात है कि एक जहर को हम खा के मर भी जाते हैं, उसी जहर से दवा भी बनाते हैं। अगला सवाल, क्या एक अधिवक्ता पूरा का पूरा थाना सस्पेंड करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है सर, बिल्कुल करवा सकता है और करवाने की ताकत रखता है। मैं बता रहा हूँ, फिर वही उस पर आ रहा हूँ परवीन सैनी के जजमेंट पे कि सीसीटीवी तो हमें मिल ही जाएगी सर, नहीं मिली तो भी बेनिफिट वो है। अब मैं एक एग्जाम, अगर टाइम हो तो मैं उसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूँ इस टॉपिक को। एक बंदा जिसको थोड़ा सा सांस की दिक्कत है, ठीक है, आप उसको लाते हो रैंडम रात में लेकर आते हो, उसको बंद करते हो और एक लॉकअप में डाल देते हो, कोई एंट्री नहीं, कुछ नहीं, कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं, मैं उस डिटेल नहीं बोलूँगा, कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं। अब वो अस्थमा का पेशेंट है, गंदा सा वहाँ कंबल होता है सर, आपको भी पता है, सबको पता है, इसमें कोई छुपी बात नहीं। मच्छर कितने हैं। 4 बजे फ़ोन आता है कि भाई ऐसा ऐसा इंसिडेंट है, ये तो मैंने रात भर कहा था, तो रात भर हम कोशिश कर रहे थे शायद वो लोग दया खा के छोड़ दें, ठीक है। सुबह होती है 7 बजे, हम लोग जाते हैं, देखते हैं, हमारे मित्र भी थे जो हमें बैठे भी हुए हैं, साथ में थे, हम लोग जाते हैं, बातचीत करते हैं। यकीन मानिए कि वहाँ का माहौल बदल गया। हमने तो सिर्फ यही कहा कि एंट्री तो होगी, चलो ठीक है, अरेस्ट करा नहीं करा वो एंट्री तो होगी, अरेस्ट करा, अरेस्ट मेमो तो होगा, क्या अपराध है, किस वजह से लाया, रात भर आपने रखा क्यों, अनलॉफुली आप कैसे डिटेन कर सकते हो किसी को रात भर, और वो भी एक ऐसे अस्थमा पेशेंट को जिसकी जान जा सकती है। आपके लिए मजाक होगा किसी को भी उठा के लाना, डिटेन कर देना, किसी की जिंदगी चली गई, आप उस परिवार के साथ क्या करोगे, क्या कर दोगे। आपकी नौकरी है, 60-70 हज़ार आपको मिलता होगा, लाख रुपए मिलता होगा, आप अपना परिवार चलाओगे कि उसका परिवार चलो। भगवान ना करे अगर उस रात उसको कुछ हो जाता, अगर वो मर जाता, तो उसका कंपनसेशन की जिम्मेदारी किसकी होती, क्या सॉरी से काम चल जाता। ये सिचुएशन जब आती है ना, हम एक एप्लीकेशन लगाते हैं, निकालो सारी सीसीटीवी, यही परमवीर सैनी का जजमेंट लगा के हम निकालते हैं, निकालो सारी सीसीटीवी। 105 बीएनएस में हमें ये इजाजत, 105 बीएनएस में यह दिया जाता है कि आप निकालो सीसीटीवी। हम गलत, भाई वही बात आ जाती नहीं, हम गलत कि आप गलत। लड़ाई इसी बात की सर हमारी पुलिस से है, हमारी सबसे पुलिस वालों से नहीं। हम क्यों कहते हैं कि आईपीएस बहुत अच्छे हैं, हमारे शहर के आईपीएस बहुत अच्छे हैं, ज्वाइंट सीपी साहब बहुत अच्छे हैं, नीचे स्तर पे हमारे मामले क्यों बार बार वो हो जाते हैं। वो यही बात है कि हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट्स के हैं, आप उसको सिर्फ फॉलो कर लो, हमारी बात मत मानो, हमारे एडवोकेट्स की बात मत मानो। भैया हम जजमेंट थोड़ी ना दिए, सुप्रीम कोर्ट का परमवीर सैनी का जो जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सीसीटीवी चप्पे चप्पे पे होनी चाहिए वहाँ पे, वो इसी वजह से होनी चाहिए कि आपने अगर कुछ गलत करा है, तो हल निकल आया। अगर सीसीटीवी होता भी तो ऑफन सम रिपोर्ट्स में मैंने देखा कि वहाँ पे होता था सीसीटीवी वाज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। नहीं कर सकते सर, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी है वहाँ की इंस्पेक्टर की, आप नहीं बच सकते। द मोमेंट कोई कैमरा खराब होता है आप फौरन बहुत सेंसिटिव जगह है वो, किसी की जान जा सकती है वहाँ पे। आप समझिए सर, आप किसी अपराधी को ला रहे हैं तो उसके कुछ मौलिक अधिकार हैं। पहली बात तो कि आधे ज़्यादा बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं 48 घंटे 72 घंटे 4-4 दिन आदमी बैठा हुआ है, आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कर रहे हो, 24 घंटे के अंदर पेश करना है, फ़र्द बरामदगी बनानी है, सीजर करना है, आपको सारी चीज़ें बतानी है, क्या रीज़न रहे भाई, डीके बासु का जजमेंट है, ठीक है, आपको सारी चीज़ें बतानी है, इन्फॉर्म करना है, क्यों करा कैसे करा, सारी चीज़ें करनी। किसी को तो आप मानो। अब जब आप कुछ भी नहीं मानोगे और मेरे जैसे पागल वकील के अगर हत्ते चढ़ जाओगे तो फिर ठीक है सर, हम फिर दया दिखाने वाले नहीं है, क्योंकि दया की बात वहाँ आती है ना सर, आप सस्पेंड होगे कल बहाल हो जाओगे, मालिक ने चाहा बहाल हो जाओगे, किसी के जीवन के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, तो ये राइट आपको किसी ने नहीं दिया। तो ये रीज़न वही आता है कि जब आप कहते हो ना कि ये सस्पेंड करा दिया, कई बार आपने देखा होगा, आप तो खैर मीडिया से आपको पता है, आप लोग भी न्यूज़ चलाते हो, पूरा पूरा थाना सस्पेंड हो गया। तो जो मजिस्ट्रेट साहब बैठे हैं ना, वो मजिस्ट्रेट साहब सब समझते हैं,
लेकिन वो इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे कहते नहीं है कि कानून अंधा है, अंधा नहीं होता सर। हम भी अगर कोई बात कह रहे हैं ना, तो जैसे वो मजिस्ट्रेट साहब ये कहते हैं कि तुम एविडेंस ले आओ, मैं कर दूंगा। पुलिस वाले से भी कहते हैं तुम एविडेंस ले आओ, सामने वाले को मैं सजा दूंगा। एविडेंस मैटर्स। एविडेंस मैटर। हम तो आप ही के थाने की ला रहे हैं ना, हम अपने घर की या सिद्धांत जी के घर की या आपके घर की, मैं सॉरी आपको नहीं कहूँगा, फिर आप मुझे बोल जा दो। हम किसी के घर की सीसीटीवी नहीं ला रहे सर, हम तो आपके घर की मांग रहे हैं। भाई आपका थाना है, आपकी सीसीटीवी है, आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, आप अपने थाने में कर रहे हो, हम तो उसकी सीसीटीवी मांग रहे हैं। हम फिर पोलाइट वे में ही सब सर, कोई पहली जो हमारी बात होती है ना, हाय हेलो से ही होती है। बात बिगड़ती तब है ना जब हम अपनी तरीके से इनको उलझाने की कोशिश करते हैं, फिर इनको बर्दाश्त नहीं होता है, ये अपना टेम्पर खो देते हैं। भाई हम तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं ना कि रात से अगर किसी को आप बैठा के रखे हो, ठीक है, क्यों रखे हो आप? एंट्री करिए आपने, जीडी पे चढ़ाया आपने, क्या रीज़न था आधी रात में उठा के लाने का? एक पेशेंट को उठा के, भाई वो लिटरली अस्थमा का पेशेंट था। अगर उसको, मैं एक एग्जाम्पल दे के बात करूँ कि चलिए ठीक है वो मेरा था या किसी का था, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कहीं तो मेंशन किया होगा आपने। अब फिर वही बात आती है कि आपका फिर इंटेंशन खराब था वहाँ पे, कहीं तो नियत में खोट थी आपकी, आप पर्सनल हो गए। रात भर आपकी, भाई वो आपकी कोई घर की चीज़ थोड़ी ना है। अगर लॉकअप बना हुआ है तो किसी अपराधी के लिए बना है। आप लाओ सुबह, फॉर एग्जांपल आप किसी को रात में अरेस्ट करके लाए, तो आप अरेस्ट मेमो बनाएंगे, सीजर बनाएंगे, प्लेस ऑफ अरेस्ट है। तो मुझे तो लगता है कि वो और अच्छा होता है और लीगल होता है कि अगर आपको किसी, क्योंकि डाउट के अकॉर्डिंग अगर आप लाए हैं तो आप उसको लाकर आप जज से ऑर्डर लेकर उससे पूछताछ कर सकते हैं, आराम से समय लेकर कर सकते हैं। भाई आपको हमने कहाँ बाउंड करा? हम कहाँ बाउंड करते हैं आपको? तो पुलिस रिमांड, अगर आपको लग रहा है कि कोई हीनियस क्राइम हुआ है, आप रिमांड लीजिए, हम अपोज करेंगे सर, वहाँ भी हम अपोज करेंगे। वो तो आपका काम है, हमारे में दम होगा हम उसको बचा लेंगे, आप में दम होगा आप ले जाओगे उसको, आप ले जाओ। लेकिन फिर वही बात आती है, आप अगर उसको लेके जाएंगे फिर आप उसको मारेंगे नहीं सर। वही इस अभी शायद आपका सवाल है कि नहीं है, लेकिन हमारा आपसे अभी पॉडकास्ट से पहले भी इस बारे में डिस्कशन हुआ था कि रिमांड का मतलब ही बदल चुका है। चलिए अभी उस पर डिटेल में आएंगे, रिमांड पे भी डिटेल में आएंगे। लेकिन पुलिस जो भी करेगी वो संविधान में, एक जो आईपीसी है, सीआरपीसी है, उसके दायरे में जो जजमेंट्स हैं, हम फिर वही बात करें, जो जजमेंट्स हैं, डीके बासु का जो जजमेंट है आप उसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है। 41D सीआरपीसी जो कहती है आप उसको फॉलो कर लीजिए। सवाल आपसे लेना चाहेंगे और अब हम पॉडकास्ट के बिल्कुल अंतिम पड़ाव की तरफ चलते हैं। आईपीसी और बीएनएस दोनों में ज्यादा बेहतर वकीलों को क्या लगा? बीएनएस, नो डाउट, क्योंकि हम इंडिया के हैं तो हम भारतीय न्याय को मानते हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर का सम्मान करते हैं, होम मिनिस्टर का सम्मान करते हैं। ताकत मिल गई थोड़ा सा और। सर ताकत क्यों नहीं मिलेगी? हम जो पुराने टाइम में किसी दूसरे को फॉलो कर रहे थे, अब हम फक्र से कहते तो हैं भारतीय न्याय संविधान हमारा है, ये हमारा है। ये आईपीसी तो अंग्रेजों के टाइम का आया हुआ चीज़ थी, ये तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी की सोच थी और हमारे होम मिनिस्टर जी की सोच थी। मैं सम्मान सर, भाई वही बात कह रहा हूँ ना, वकील के सर पे सींग नहीं होती है। कुछ आप अच्छा करिए तो हम स्वागत करते हैं, हम हाथ जोड़ के नतमस्तक करते हैं उस चीज़ को कि अगर आप कुछ अच्छा लेकर आइए। लेकिन पॉक्सो के केस में मैं बार बार क्यों अगेंस्ट चला जाता हूँ कि बड़ी बड़ी बातें हुई थी, कागज़ों में हुई थी, उसको ज़मीनी धरातल स्थल पर नहीं उतार पाए, उसको बहुत ज़्यादा उतारने की ज़रूरत है। पॉक्सो को लेके मैं बार बार कहता हूँ कि उसको पूरी डिटेल में लाएं, बड़े बड़े ब्रॉडकास्ट करवाएं, उसको बच्चों को उसमें शिक्षित करें ताकि इसका मिसयूज ना हो। देखिए बस थोड़ा सा मैं रोकूंगा आपको, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और कंटिन्यू करूंगा कि अगर किसी बच्ची की ज़िंदगी ख़राब हो रही है तो कोई जेल में सड़ रहा है, उसकी भी ज़िंदगी है सर, वो भी किसी का बच्चा है, तो इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। गलत है तो उसको बेशक सजा मिलनी चाहिए। निश्चित बात जो आपने कही है, इस विषय पर बैठकर हम एक सार्थक चर्चा करेंगे। पॉक्सो पे मैं चाहूंगा कि एक लंबी डिटेल चर्चा करें। पूरी डिटेलिंग में हम बाकायदे केस का उल्लेख करेंगे और ये हमारा वादा है कि उस हमारी डिबेट में एक जज साहब भी मौजूद रहेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन करवाएंगे आप? मैंने आपका नाम ले लिया। अब आप हमारा सीधा सा उद्देश्य है, पत्रकारिता चौथा स्तंभ है, उसका सीधा सा उद्देश्य है कि जो हमारे दर्शक हमसे अपेक्षा करते हैं हम उनको फुलफिल कर सकते नहीं, मैं उनके सामने, देखिए हम ऐसा है ना कि हम लोग वहाँ से आते हैं, हमें विवेक कुमार राय जी ने वो सम्मान दिया है कि हम जजेस के आगे हम इतना बेबाकी से बोल नहीं, वो रिटायर्ड जज होंगे। चलिए चर्चा होगी, होप फॉर द बेस्ट, मैं कोशिश करूंगा कि उनके सामने जो है, क्योंकि कई ऐसी चीज होती हैं जहाँ पर एक वकील और एक जज दोनों की बात जब पैरेलल जनता के सामने जाएंगी तो शायद जो जनता हमसे जुड़ी है, हमारे चैनल को प्रेम देती है, हमारे वीडियोस को देखती है, संभवतः उन तक वो चीज पहुंचेगी। तो आप अधिवक्ता मोइन जी थे, उनसे हमने तमाम विभिन्न विषयों पर चर्चा की।
तमाम वो सवालात थे जो हमारे दर्शकों ने हमसे पूछे, तमाम हमारे मन की वो बातें थी जो हमने पूरी तरीके से सार्थक विषय पर सारगर्भित तरीके से आपसे चर्चा की। इसके अलग आपको और किन विषयों पर जानकारी चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि अगला पॉडकास्ट एक बार फिर से आपके सवालों पर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए एशियन न्यूज।